CH1 होटल रूम। एक 7 स्टार होटल के आलीशान रूम के अंदर एक कोने से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। वहां पर एक लड़की अपने पैरों के बीच में अपना चेहरा छुपा के बैठी है और काफ़ी देर से रो रही है। कुछ देर बाद जब वह चुप हुई तो उसने अपना चेहरा ऊपर किया, फिर कमरे में चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाने लगी और किसी सोच में खो गई। थोड़ी देर बाद वो लड़की खड़ी हुई और बालकनी की तरफ चली गई। जैसे ही उसने बालकनी में कदम रखा, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने लगी। उसका चेहरा काफ़ी खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। छोटी पतली नाक, गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी आंखें। ज़्यादा रोने के कारण उसकी आंखें सूज गई है और लाल दिख रही है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसके लंबे बाल है जो डार्क ब्राउन कलर के हैं और सूरज की तेज रोशनी में चमक रहे हैं। उसने एक वाइट शर्ट पहनी है। वह काफ़ी देर से चुपचाप खड़ी है और कुछ सोच रही है। अचानक वो बालकनी की डोली के ऊपर जाकर खड़ी हो गई और कूदने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाने लगी। उसी वक्त किसी के सख्त हाथों ने उसकी कमर को पीछे से पकड़ लिया और दूसरी तरफ बालकनी में धक्का दे दिया। जमीन पर गिरते ही वो लड़की बेहोश हो गई। फिर वो उस लड़की को गोद में उठाकर कमरे में ले गया और उसे बेड पर पटक दिया। फिर वह सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला। सिगरेट काफ़ी महंगे ब्रांड की लग रही है, लाइटर भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसने सिगरेट जलाई और स्मोक करने लगा। कुछ वक्त में उसने सिगरेट खत्म कर दी और दूसरी सिगरेट जलाने लगा। उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आए। दरवाज़ा खुलते ही ब्लैक सूट में एक 6 फीट लंबा आदमी अंदर आया। उसके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट है। दिखने में वो बॉडीगार्ड लग रहा है। बॉडीगार्ड ने उन डॉक्यूमेंट को आगे करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, आपने जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने को कहा था वह मैं लेकर आ गया हूँ। 1 घंटे से दूसरे कमरे में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख लेने के बाद वह दूसरा आदमी सोफे से खड़ा हुआ, फिर अपनी उंगली बेड की तरफ घुमाई और बोला, इस लड़की पर नज़र रखना। फिर वह रूम से बाहर निकल गया। पीछे पीछे बॉडीगार्ड भी बाहर आ गया, रूम को लॉक कर दिया। कुछ घंटे बाद उस लड़की को होश आया। वह धीरे से बेड से नीचे उतरी, फिर कमरे में चारों तरफ नज़रें घुमाने लगी। वहां उसके अलावा कोई नहीं था। वह कमरे से निकलने की कोशिशें करने लगी पर कमरा बाहर से लॉक था और बालकनी का दरवाज़ा भी लॉक था। शाम 7 बजे कमरे का दरवाज़ा खुला और 2 सर्वेंट अंदर आए। एक के हाथों में डिनर है तो दूसरे सर्वेंट के हाथ में एक बड़ा सा बैग है। उसने बैग को उस लड़की के सामने रखा और कहा, मैम इसमें आपके लिए कपड़े हैं, आपको और भी कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, हम वो अरेंज कर देंगे। काफ़ी देर तक वह सर्वेंट उस लड़की के सामने खड़ा रहा पर उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बेड पर बैठी रही। इतनी देर में दूसरे सर्वेंट में भी खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया था। फिर वह दोनों उस लड़की को गुड नाइट विश करके कमरे से बाहर चले गए और दरवाज़ा लॉक कर दिया। कुछ देर बाद वह लड़की बेड से उतरी और डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। जैसे ही वह डाइनिंग टेबल के पास पहुंची तो उसने नोटिस किया टेबल पर जितना भी खाना है वह सारा नॉनवेज है। वो लड़की वेजिटेरियन है। खाना देखकर उसका उल्टी जैसा मन होने लगा। फिर वह बाथरूम की तरफ चली गई। उस लड़की ने शावर चालू किया और उसके नीचे जाकर खड़ी हो गई। लगभग आधे घंटे बाद वह बाथरूम से बाहर निकली। बेडरूम में आकर उसने उस बैग को खोला जो कुछ देर पहले वह सर्वेंट कमरे में रख कर गया था। बैग में काफ़ी सारी ड्रेसेस है जो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है। उसने एक सिंपल सी ग्रीन कलर की ड्रेस निकाली, फिर उसे पहन लिया। डॉट 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 डॉट। रात को 1 बजे उस रूम का दरवाज़ा खुला। दरवाजे से एक 6 फीट 2 इंच लंबा आदमी अंदर आया और बाथरूम की तरफ चला गया। लगभग आधे घंटे बाद वह बाथरूम से निकला और कमरे की लाइट ऑन की। फिर वह कमरे में चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाने लगा। उसकी नज़र बेड पर जाकर रुकी। वो लड़की बेड पर सोई हुई है। फिर वह आदमी उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। उसके बालों से पानी टपक रहा है जिसकी कुछ बूंदें उस लड़की के चेहरे पर जा गिरी। वह नींद से जाग गई। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने का नज़ारा देखकर वह चौंक गई। उसके सामने बाथरोब पहने एक आदमी खड़ा था जिसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही है। देखने से साफ पता चल रहा है कि उसने कुछ देर पहले ही शावर लिया है। वो काफ़ी हैंडसम और अट्रैक्टिव दिख रहा है। जैसे ही वो लड़की अपने होश में वापस आए, उसने नोटिस किया वह आदमी उसके पास आ रहा है। वह जल्दी से बेड पर से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ भागने लगी। इतनी देर में उस आदमी ने उस लड़की को पीछे से पकड़ लिया, फिर उसे दीवार से लगाकर उल्टा खड़ा कर दिया और उसके दोनों हाथों को पीछे लाकर बांध दिया। फिर उस आदमी ने लड़की को अपने एक शोल्डर पर उठाया और बेड पर ले जाकर पटक दिया। इस बीच वह लड़की काफ़ी चीखी चिल्लाई और रोने लगी, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वह आदमी अब इन सब से इरिटेट हो चुका है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा है। वह सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया और ड्रिंक करने लगा। कुछ ही देर में उसने शराब की 2 बोतल खाली कर दी। दूसरी तरफ वह लड़की भी अब थक गई है। ज़्यादा चीखने चिल्लाने से उसका गला सूख चुका है। अब उसकी जबान से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है। उस लड़की को चुपचाप देखकर वह आदमी सोफे पर से उठा और उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। CH2 नाम क्या है तुम्हारा? वह आदमी बोला।
नाम क्या है तुम्हारा? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह आदमी उस लड़की के करीब गया और उसका चेहरा जोर से पकड़ लिया। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। फाइनली उस लड़की ने कुछ कहा। पानी पानी। उस आदमी ने टेबल से पानी का गिलास उठाया, फिर बोला, पानी तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगा। पानी पीकर तुम मुझे अपना नाम बताओगी। उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। फिर उसने उस लड़की को पानी पिलाया और बोला, अपना नाम बताओ। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उस लड़की ने जवाब दिया, रज़ा। फिर उसने रज़ा के हाथ खोल दिए और डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? रज़ा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बेड पर बैठी रही। वह आदमी रज़ा के पास आया, उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, लगता है तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती। ठीक है, मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें समझाने के लिए। इतना बोलकर वह आदमी बाथरोब की डोरी खोलने लगा। ये देखकर रज़ा ने घबराते हुए बोला, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ये सब नहीं खा सकती। वह आदमी बेड से उठकर टेलीफोन के पास गया। उसने रूम सर्विस को कॉल करके वेजिटेरियन फूड ऑर्डर किया। कुछ ही देर में सर्वेंट खाना लेकर रूम में आ गए और खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। फिर सभी सर्वेंट रूम से बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद होने के बाद वह आदमी रज़ा के पास गया और बोला, जाओ जाकर खाना खा लो। फिर वह बेड की दूसरी साइड पर जाकर लेट गया। कुछ ही देर में रज़ा धीरे से बेड से उतरी और डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी। टेबल के पास पहुंची तो उसने देखा कि पूरी टेबल अलग अलग डिशेज से सजी हुई थी और उनमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। उसने पिछले एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। जैसे ही खाने की खुशबू रज़ा को महसूस हुई तो उसके पेट से आवाज़ आने लगी। रज़ा ने कुर्सी पीछे की और उस पर बैठ गई। फिर उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया। फिर वह कुर्सी से खड़ी हुई। उसने बेड की तरफ नज़र घुमाई तो सामने देखा कि वह आदमी आराम से बेड पर सो रहा है। फिर वह बिना आवाज़ किए दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वह दरवाज़ा नहीं खुला। वह हार कर सोफे की तरफ गई, फिर सोफे पर लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब रज़ा की नींद खुली तब घड़ी में 9 बज रहे थे। फिर वह सोफे से खड़ी हुई और कमरे में चारों तरफ नज़रें घुमाने लगी। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। वह आदमी उसके जागने से पहले ही कमरे से जा चुका था। करीब आधे घंटे बाद 3 सर्वेंट कमरे के अंदर आए। उनमें से एक ने हाथों में ब्रेकफास्ट पकड़ा है। वह डाइनिंग टेबल की तरफ जाकर ब्रेकफास्ट सजाने लगी। बाकी के दोनों सर्वेंट रूम साफ करने लगे। ब्रेकफास्ट लगाने के बाद वह सर्वेंट हाथों में कॉफ़ी का कप लेकर रज़ा के पास आई। रज़ा ने कॉफ़ी के लिए मना कर दिया और बोला, मुझे चाय चाहिए। सर्वेंट बोली, ठीक है मैम, थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बोलकर वह कमरे से बाहर चली गई। इतनी ही देर में बाकी के दोनों सर्वेंट ने भी रूम साफ कर लिया था। वे दोनों भी कमरे से बाहर चले गए। 10 मिनट बाद चाय का कप लेकर सर्वेंट रूम के अंदर आई। फिर वह चाय का कप रज़ा के हाथ में देने लगी। गलती से रज़ा के हाथ से चाय का कप छूट गया। सारी चाय सर्वेंट के हाथ पर जा गिरी। चाय बहुत गर्म थी। जलन के कारण सर्वेंट के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। रज़ा जल्दी से सर्वेंट को बाथरूम में ले गई और ठंडे पानी का नल चलाकर सर्वेंट का हाथ नल के नीचे रखा। धीरे धीरे सर्वेंट के हाथों में जलन कम होने लगी। कुछ देर में वह दोनों बाथरूम से बाहर निकले। फिर रज़ा ने सर्वेंट को सोफे पर बैठाया। सर्वेंट काफ़ी डर और हिचकिचा रही थी, पर रज़ा ने उसकी एक नहीं सुनी। रज़ा ने सर्वेंट से पूछा, मेडिकल किट कहाँ है? सर्वेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैम। रज़ा ने उसे घूरते हुए फिर से पूछा, मेडिकल किट कहाँ है? सर्वेंट ने हिचकिचाते हुए उंगली से इशारा करके बताया, वहाँ है। रज़ा ने मेडिकल किट निकाली और सर्वेंट के पास बैठ गई। ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा, उस पर दवाई लगाने लगी। दवाई लगते ही वो सर्वेंट जल्दी से रज़ा के पास से उठ गई। रज़ा के सामने जाकर आंखें नीचे करके खड़ी हो गई। फिर रोते हुए बोली, प्लीज़ आप ये सब कुछ सर को मत बताना, अगर उनको पता चला तो मुझे पता नहीं क्या पनिशमेंट देंगे। रज़ा ने कहा, रो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर सर्वेंट ने चैन की सांस ली और बोली, थैंक यू मैम, मैं आपके लिए दूसरी चाय लेकर आती हूँ। रज़ा ने सर्वेंट से उसका नाम पूछा। सर्वेंट ने जवाब दिया, रोमा। उसी वक्त दरवाजे से एक बॉडीगार्ड अंदर आया और रोमा पर चिल्लाने लगा, इतनी देर हो गई, क्या कर रही हो अंदर, अब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। फिर रोमा उस बॉडीगार्ड के साथ कमरे से बाहर चली गई। शाम 5 बजे कमरे का दरवाजा खुला और 2 सर्वेंट चाय नाश्ता लेकर अंदर आए। उनके पीछे पीछे रोमा भी आ रही थी। उसने एक पेपर बैग पकड़ा हुआ है। रोमा बैग लेकर राजा के पास आए। बैग को आगे करते हुए बोली, सर ने यह आपके लिए भेजा है, आज शाम को आपको ये पहनना है और उनका इंतजार करना है। इससे पहले रज़ा रोमा से कुछ कहती एक सर्वेंट चाय लेकर उनके पास आया। उसने चाय को टेबल पर रखा और रोमा को अपने साथ ले गया। कुछ ही सेकंड में वह तीनों कमरे से बाहर चले गए। CH3 मेकअप स्टाइलिस्ट रज़ा ने पेपर बैग को ओपन किया, उसमें से ड्रेस निकाली जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी जो सेक्सी और काफ़ी रिवीलिंग है। काफ़ी देर तक रज़ा ड्रेस को हाथों में पकड़कर उसे देखती रही। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक उसने उस ड्रेस को ज़मीन पर फेंक दिया। फिर सोफे पर जाकर बैठ गई और आंखें बंद करके अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। आधे घंटे बाद बेडरूम का दरवाज़ा फिर खुला। उसमें से 2 लेडीज़ अंदर आई। उनमें से एक लेडीज़ बोली, मैम
हम स्टाइलिस्ट हैं, हमें आपको तैयार करने के लिए भेजा है, आप जल्दी से ड्रेस पहनकर आ जाए, फिर आपका मेकअप स्टार्ट करते हैं, फिर हेयर स्टाइल भी करनी है। इतना कहकर दोनों स्टाइलिस्ट अपने साथ लाया हुआ सामान ड्रेसिंग टेबल पर जमाने लगी। रजा ने उनकी बातों का कोई रिस्पांस नहीं दिया, वह चुपचाप आंखें बंद करके सोफे पर बैठी रही। काफी देर बीत गए पर रजा ड्रेस चेंज करने नहीं गई, वह चुपचाप सोफे पर बैठे हुए उस ड्रेस को घूर रही है और कुछ सोच रही है। ड्रेस अभी भी जमीन पर ही पड़ी है। इतनी देर में दोनों स्टाइलिस्ट में से एक जाकर उस ड्रेस को जमीन से उठाकर रजा के पास जाती है, घबराते हुए बोलती है, मैम प्लीज जल्दी कीजिए, अगर आप टाइम पर रेडी नहीं हुई तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। रजा सोफे से उठी और उसने उस स्टाइलिस्ट के हाथों से ड्रेस ली, फिर वह बाथरूम की तरफ चली गई। उसने शावर लेकर उस ड्रेस को पहन लिया। इतनी देर में बाथरूम में दरवाजा खटखटाने की आवाज आए। कुछ सेकंड बाद रजा बाथरूम से निकली। रजा के बाहर आते ही दोनों स्टाइलिस्ट उसे बिना पलकें झपकाए देखने लगी। रजा बहुत हॉट और सेक्सी दिख रही है। ड्रेस काफी रिवीलिंग थी, जिससे रजा का बॉडी शेप उभर के नजर आ रहा है, पर सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी लंबी टांगें लग रही है। दोनों स्टाइलिस्ट रजा की खूबसूरती देखकर किसी सोच में खो सी गई। जल्दी से वह दोनों वापस अपने होश में आए और रजा को ड्रेसिंग टेबल के सामने कुर्सी पर बैठा दिया। फिर उनमें से एक ड्रायर लेकर राजा के बाल सुखाने लगी। दूसरी मेकअप का सामान से फाउंडेशन निकाल कर चेक करने लगी कि रजा के ऊपर कौन सा शेड लगाना चाहिए। कुछ ही देर में उसे परफेक्ट फाउंडेशन शेड मिल गया। स्टाइलिस्ट ने राजा के चेहरे पर फाउंडेशन लगाना शुरू किया। फाउंडेशन लगाते वक्त स्टाइलिस्ट का हाथ गलती से टेबल से टकरा गया। फाउंडेशन की बोतल उसके हाथों से छूट गई। टेबल पर पड़ा दूसरा मेकअप का सामान नीचे जमीन पर गिरकर टूट गया। ये देखकर दूसरी स्टाइलिस्ट उस पर चिल्लाती है, यह क्या किया तुमने, मेकअप का सारा सामान गिरा दिया, अब मैम को कैसे तैयार करेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास। वो स्टाइलिस्ट घबराते हुए बोलती है, कार में दूसरा मेकअप बॉक्स पड़ा है, मैं उसे जल्दी से लेकर आती हूँ, प्लीज़ तब तक तुम सब संभाल लेना। इतना बोलकर वो बेडरूम से बाहर चली जाती है। दूसरी स्टाइलिस्ट जल्दी जल्दी रजा के बाल ड्रायर से सुखाने लगती है। बाल सूख जाने के बाद स्टाइलिस्ट मशीन से राजा के बालों को स्ट्रेट करने लगती है। इस बीच रजा एक बात नोटिस करती है। काफ़ी देर से वे स्टाइलिस्ट बीच बीच में उसके हाथों की उंगलियों की तरफ देख रही है। रजा ने एक डायमंड रिंग पहन रखी है जो काफ़ी खूबसूरत और एक्सपेंसिव लग रही है। रजा उस रिंग को अपनी उंगलियों से निकालकर खेलने लगती है, साथ में उस स्टाइलिस्ट से बात करने लगती है और पूछती है, यह अंगूठी अच्छी लग रही है ना। स्टाइलिस्ट जवाब देती है, हाँ मैम बहुत अच्छी लग रही है। फिर रजा उस रिंग को स्टाइलिस्ट के हाथों में देकर बोलती है, यह अमेरिकन डायमंड है, मैंने सिर्फ कुछ महीने पहले ही खरीदा है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। उस रिंग को अपने हाथों में करीब से देखकर स्टाइलिस्ट की आंखें चमक उठती है और उसके मुंह से निकल जाता है, हाँ मैम ये काफ़ी खूबसूरत है, काश मैं भी इसे खरीद पाती। रजा उस स्टाइलिस्ट से कहती है, एक शर्त पर यह रिंग तुम्हारी हो सकती है। ये सुनकर उस स्टाइलिस्ट के मन में लालच आ जाता है। स्टाइलिस्ट राजा से पूछती है, कैसी शर्त। रजा उस स्टाइलिस्ट के कानों के पास जाकर धीमी आवाज में उसे सब कुछ समझाती है। रजा अपनी बात कहकर उससे दूर होती है। स्टाइलिस्ट रिंग को देखते हुए कुछ सोचने लगती है। रजा उंगलियों को स्टाइलिस्ट के आंखों के सामने लाकर चुटकी बजाकर उसे हकीकत में वापस लाती है। स्टाइलिस्ट घबराते हुए बोलती है, ये तो बहुत खतरनाक है, अगर हम पकड़े गए ना तो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रजा अपने दूसरे हाथों की उंगली से गोल्ड रिंग निकालती है और उसे स्टाइलिस्ट को दिखाते हुए बोलती है, ज़्यादा सोचो मत, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा तुम्हें। इतनी ही देर में कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज़ आती है। स्टाइलिस्ट जल्दी से अपने हाथों में पड़ी डायमंड रिंग अपनी ड्रेस की जेब में डाल लेती है। दरवाजे से दूसरे स्टाइलिस्ट मेकअप बॉक्स लेकर जल्दी से अंदर आती है। पीछे पीछे रोमा भी कुछ सर्वेंट के साथ डिनर लेकर कमरे में आ रही होती है। सर्वेंट डिनर लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं और रोमा रजा के पास आ जाती है। रोमा जैसे ही रजा को देखती है तो वह उन दोनों स्टाइलिस्ट के ऊपर चिल्लाने लगती है, तुम दोनों ने अभी तक मैम को तैयार नहीं किया, इतनी देर से कर क्या रही हो तुम, जल्दी करो, वक्त नहीं है तुम्हारे पास। इतना बोलकर वह भी स्टाइलिस्ट की मदद करने लगती है। कुछ ही देर में रजा का मेकअप और हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाता है। रोमा रजा की मोबाइल पर कुछ पिक्चर क्लिक करती है। उन पिक्चर्स को मिस्टर शेख के नंबर पर सेंड कर देती है। फिर रोमा दोनों स्टाइलिस्ट के पास जाकर बोलती है, अपना सामान इकट्ठा करके यहाँ से जल्दी से चले जाना। फिर वह रजा की तरफ मुस्कुराकर देखती है और बोलती है, मैम आप भी जल्दी से डिनर कर लीजिए, आधे घंटे में सर यहाँ आ जाएंगे। इतना बोलकर रोमा सभी सर्वेंट को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। CH4 रजा होटल से भाग गई। दोनों स्टाइलिस्ट ड्रेसिंग टेबल से सारा मेकअप का सामान बॉक्स में जमा कर अपने हाथों को साफ करने वॉशरूम चली जाती हैं। कुछ ही सेकंड में वॉशरूम से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ बेडरूम में आती है। रजा जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाती है और देखती हैं उस लड़की ने प्लेन के हिसाब से अपना काम कर दिया है। दूसरी स्टाइलिस्ट जमीन पर बेहोश पड़ी है। फिर वो लड़की वॉशरूम से बाहर चली जाती है। रजा जल्दी से उस स्टाइलिस्ट के कपड़े उतार कर पहन लेती है और उसे खुद के कपड़े पहना देती है। कपड़े चेंज करने के बाद रजा वॉशरूम से बाहर निकल जाती है।
स्टाइलिस्ट जल्दी से रजा के बालों को इस तरह सेट करती है जिससे उसका चेहरा बालों से छुप जाता है। फिर रजा स्टाइलिस्ट के साथ मेकअप का सामान लेकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। दरवाजा खोलने से पहले स्टाइलिस्ट रजा से दूसरी रिंग मांगती है। रजा मना कर देती है और बोलती है, पहले तुम मुझे इस होटल से बाहर निकालोगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये गोल्ड रिंग दूंगी। स्टाइलिस्ट दरवाजा खोलती है और पहले बाहर जाती है। फिर उसके पीछे पीछे रजा भी रूम से बाहर आ जाती है। रूम के बाहर कम से कम 4 से 5 बॉडीगार्ड है, जिनमें से एक बॉडीगार्ड आगे आकर रूम को बाहर से लॉक कर देता है। फिर वो उन दोनों को वहां से जाने का इशारा देता है। बॉडीगार्ड का इशारा पाकर वे दोनों वहां से लिफ्ट की तरफ चली जाती है। इस बीच रजा ने अपना फेस नीचे कर रखा था, उसने एक बार भी उन बॉडीगार्ड के तरफ नहीं देखा। बॉडीगार्ड ने भी उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रजा उस स्टाइलिस्ट के पीछे पीछे लिफ्ट के अंदर चली गई और लिफ्ट स्टार्ट कर दी। लिफ्ट के चालू होने के बाद उन दोनों ने चैन की सांस ली। कुछ ही देर में वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। ग्राउंड फ्लोर पर काफ़ी सिक्योरिटी थी। उन दोनों ने सैलून की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिस कारण सिक्योरिटी का ध्यान उन दोनों पर नहीं गया। फिर वो दोनों जल्दी से होटल के पार्किंग एरिया पर आ गए और जिस कार में दोनों स्टाइलिस्ट को होटल में लाया गया था उस कार में जाकर बैठ गए। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। कुछ ही सेकंड में कार मेन गेट से बाहर निकल गई। थोड़े ही समय में कार होटल से काफ़ी दूर चली गई। दूसरी तरफ होटल का सारा स्टाफ खौफ में है। होटल के सबसे बड़े और आलीशान रूम के अंदर एक आदमी सोफे पर बैठकर अपने सामने खड़े लोगों को गुस्से से घूर रहा है। 5 बॉडीगार्ड, होटल का मैनेजर और रोमा उस आदमी के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। सबकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। एक आदमी, इमरान, सीसीटीवी फुटेज लेकर रूम के अंदर आता है और सोफे पर बैठे आदमी के पास जाकर फुटेज उसके हाथों में देकर बोलता है, सर इसमें होटल की पिछले आधे घंटे की सारी फुटेज है। इमरान फुटेज को लैपटॉप पर चलाकर उसे दिखाने लगता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वह आदमी काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वह बॉडीगार्ड की तरफ देखकर गुस्से से बोलता है, वह लड़की तुम सबको बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से चली गई। फिर उस आदमी ने टेबल पर पड़ा हुआ कांच का फ्लावर पॉट उठाकर उनमें से एक बॉडीगार्ड की ओर जोर से फेंका। फ्लावर पॉट बॉडीगार्ड के शोल्डर पर लगा और टूट गया। उसके शोल्डर से खून बहने लगा जिससे उसका कोट खून में हो गया। यह नज़ारा देखकर बाकी सब लोग भी डर से कांपने लगे। वह आदमी इमरान की तरफ देखकर बोलता है, उस लड़की को जल्द से जल्द मेरे सामने लेकर आओ। इमरान उसे हाँ में जवाब देता है। इमरान किसी को फ़ोन लगाकर कार नंबर बताते हुए ऑर्डर देता है, मैम को जल्दी से ढूंढो और यहाँ लेकर आओ, सर बहुत गुस्से में है। इतना कहकर इमरान कॉल काट देता है। कार के अंदर स्टाइलिस्ट बारी बारी से दोनों अंगूठियों को पहनकर देख रही है और रजा चुपचाप आंखें बंद करके बैठी है। स्टाइलिस्ट बाहर देखकर रजा से बोलती है, सैलून आने वाला है। थोड़ी देर बाद कार सैलून के बाहर आकर रुकती है। रजा और स्टाइलिस्ट कार का दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकलती है। बाहर का नज़ारा देखकर दोनों शॉक हो जाती है। सैलून के सामने 4 कारें खड़ी है, साथ में ब्लैक सूट में कुछ बॉडीगार्ड खड़े हैं। इससे पहले वो दोनों वहां से बचकर निकलती 4 बॉडीगार्ड ने उनको घेर लिया। उन बॉडीगार्ड के हाथों में गन थी। इससे पहले रजा और स्टाइलिस्ट हेल्प के लिए चिल्लाती बॉडीगार्ड ने उनकी कमर पर गन रख दी और उन दोनों को चुप रहने का इशारा दिया। फिर बॉडीगार्ड ने उन दोनों को अपने साथ लाई हुई कार में जबरदस्ती बैठा दिया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और कार को होटल की तरफ घुमा लिया। 10 मिनट बाद कार होटल के बाहर आकर रुकती है। बॉडीगार्ड रजा और स्टाइलिस्ट को गन दिखाकर कार से बाहर निकालते हैं। फिर उन दोनों को पकड़कर होटल के अंदर ले जाते हैं। रूम के अंदर इमरान का मोबाइल रिंग होता है। इमरान कॉल रिसीव करता है और कुछ ही सेकंड में कॉल काट देता है। उसके बाद इमरान सोफे के पास जाता है और उस आदमी से कहता है, सर मैम होटल के अंदर आ गई है। इतना बोलकर इमरान कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक बॉडीगार्ड रजा को पकड़कर कमरे के अंदर आता है और रजा को उस आदमी के सामने लाकर खड़ा कर देता है। उस आदमी का इशारा पाकर बॉडीगार्ड तुरंत कमरे से बाहर चला जाता है। कमरे में रजा और उस आदमी के अलावा कोई नहीं है। वह आदमी सोफे से खड़ा होता है। फिर वह गुस्से से रजा को घूरते हुए उसके पास आने लगता है। उस आदमी को खुद के पास आता देखकर रजा को डर लगने लगता है। उसकी धड़कनें भी तेज हो जाती है। फिर वह आदमी रजा के पास पहुंचकर उसे दीवार की ओर धक्का देता है। CH5 पनिशमेंट। रजा दीवार से जाकर टकराई। वे आदमी रजा के करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। फिर रजा का चेहरा जोर से पकड़कर अपने चेहरे के सामने लाया। उस आदमी के आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर रजा को डर लगने लगा। कुछ ही सेकंड में उस आदमी ने रजा का गला पकड़ लिया और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की, अब सजा भुगतो। वह आदमी जबरदस्ती रजा को बेडरूम में ले गया और उसे बेड पर पटक दिया। उसने रजा के हाथों को बेड के दोनों कोनों से बांध दिए। उसने खुद के कपड़े उतारे और बेड के ऊपर आ गया। इस बीच रजा बहुत चीख और चिल्ला रही थी, छोड़ दो, जाने दो मुझे। पर इन सब का उस आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो एक एक करके रजा के कपड़े उतारने लगा। कुछ ही देर में रजा की सिसकने और कहराने की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी।
लगभग 4 घंटे बाद उस आदमी ने रजा को छोड़ा और उसकी आंखों में देखकर सख्त आवाज में बोला, ये पहली गलती थी इसलिए तुम्हें कम सजा मिली है, अगर तुमने फिर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। इतना बोलकर वह बेड से उतर जाता है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। रजा का बेजान शरीर बेड पर पड़ा है, उसके आंखों के कोनों से आंसू बह रहे हैं। कपड़े पहनकर वो आदमी बेड के पास आता है और रजा का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और रजा के कान के पास जाकर बोलता है, मैंने तुम्हें खरीदा है रियाज शेख ने, आज के बाद इस नाम और शक्ल दोनों को अच्छे से याद रखना। इतना बोलकर रियाज बेडरूम से बाहर चला जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद होते ही रजा जोर जोर से रोने लगती है। सुबह 9 बजे रोमा कुछ सर्वेंट के साथ रूम के अंदर आती है। सर्वेंट ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल के पास चले जाते हैं और रोमा चाय की ट्रे लेकर बेडरूम के अंदर जाती है। बेड पर रजा चुपचाप लेटी है, उसने एक सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। बेड के आसपास जमीन पर रजा के कपड़े बिखरे पड़े हैं। बेडरूम का हाल देखकर रोमा समझ जाती है कि कल रात रजा के साथ क्या हुआ होगा। रोमा जल्दी से रजा के पास जाती है और उसे बेड पर बैठा देती है। रजा की आंखें एकदम लाल दिख रही है। रोमा रजा के लिए पानी का गिलास लेकर आती है। रोमा को रजा की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है, पर वह कर भी क्या सकती है, वह सिर्फ एक नौकर है जिसे रजा पर नज़र रखने के लिए रखा गया है। रजा चादर को लपेटकर बेड से उतरती है, बाथरूम के अंदर चली जाती है। रजा शावर ऑन करती है, फिर उसके नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। रजा के बाथरूम में जाने के बाद रोमा कमरे में बिखरा हुआ सामान समेटने लगती है। बेडशीट पर खून के धब्बे देखकर रोमा जल्दी से नई बेडशीट लेकर आती है और चेंज कर देती है। कुछ ही देर में रोमा बेडरूम की सफाई करके वहां से चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद रजा बाथरूम से बाहर निकलती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रोमा हर्बल टी और कुछ मेडिसिन लेकर अंदर आती है। सोफे के पास जाकर रजा के हाथों में हर्बल टी पकड़ आती है और बोलती है, मैम इसे पी लीजिए, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। फिर वह डाइनिंग टेबल के पास जाकर रजा के लिए खाने की प्लेट लगाती है। रोमा रजा के पास ब्रेकफास्ट लेकर आती है और उसे रजा के सामने टेबल पर रख देती है और बोलती है, मैम आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर आपको मेडिसिन भी लेनी है, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी रजा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। वह चुपचाप सोफे पर बैठी रही। रोमा टेबल से प्लेट उठाकर रजा के पास आकर उसे खाना खिलाने की कोशिश करने लगी। मैम प्लीज़ खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। इतनी देर में रोमा का फ़ोन रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव किया। कुछ देर बात करने के बाद रोमा कॉल कट कर दिया और दुखी होते हुए रजा से बोली, मैम प्लीज़ ये खाना खा खाकर यह मेडिसिन ले लेना। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर चली गई और रूम बाहर से लॉक कर दिया। रात को फिर रियाज बेडरूम में आया। पिछली रात की तरह जबरदस्ती रजा को बेड पर ले गया। रियाज कपड़े उतारकर रजा के ऊपर आ गया। कुछ ही सेकंड में रियाज ने रजा के कपड़े उतारकर जमीन पर फेंक दिए। रजा ने खुद को छुड़ाने की खूब कोशिशें की, हाथ पैर मारे, पर उसका रियाज के भारी शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर में बेड जोर जोर से हिलने लगा और कमरे में रजा की दर्द भरी सिसकने और कहराने की आवाज़ गूंजने लगी। कई घंटों तक रियाज रजा के शरीर के साथ वह सब कुछ करता रहा जो उसके मन में आया। फिर वह कपड़े पहनकर बेडरूम से बाहर चला गया और कमरा लॉक कर दिया। दूसरी तरफ रजा का बेजान शरीर बेड पर पड़ा है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। दर्द के कारण उसका शरीर 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा। 10 दिन बीत गए। हर रात रियाज बेडरूम में आता और रजा के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता। शाम को 6 बजे रोमा 2 सर्वेंट के साथ बेडरूम के अंदर आई। एक सर्वेंट के हाथ में सिल्वर कलर का गाउन पकड़ा है और दूसरे सर्वेंट ने हिल्स और कुछ ज्वेलरी पकड़ी है। रोमा रजा के पास आकर बोलती है, ये सब सर ने भिजवाया है, आप तैयार हो जाए, 8 बजे क्लब जाना है। CH6 क्लब के अंदर रोमा गाउन को रजा के हाथ में पकड़ आती है। रजा गाउन लेकर बाथरूम के अंदर चली जाती है और 10 मिनट बाद बाहर निकलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर चेयर पर बैठ जाती है। गाउन रजा के ऊपर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। रोमा के साथ आई हुई फीमेल सर्वेंट रजा का मेकअप स्टार्ट कर देती है। आधे घंटे में रजा का मेकअप और हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाता है। रोमा रजा के पीछे खड़े होकर फ़ोन पर कुछ काम कर रही थी, पर जैसे ही उसने ड्रेसिंग टेबल के मिनर में रजा को देखा तो वह देखती ही रह गई। रजा का चेहरा काफ़ी मासूम और प्यारा है, पर आफ्टर मेकअप वह बहुत हॉट और सेक्सी दिखने लगती है। रजा का बॉडी शेप इतना परफेक्ट और अट्रैक्टिव है कि कोई भी आदमी उस पर फिदा हो जाए। जब रोमा ने रजा की आंखों में देखा तो महसूस किया कि उसकी आंखें बर्फ की तरह जमी हुई है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एकदम गुड़िया की तरह लग रही थी, जो खूबसूरत तो होती है पर उनके अंदर कोई भावना नहीं होती। शाम के 8 बजे एक ब्लैक कलर की लंबी कार होटल के बाहर आकर रुकी और कार के ड्राइवर ने रोमा को कॉल किया। बेडरूम के अंदर रोमा ने कॉल रिसीव किया। 5 सेकंड बात करने के बाद रोमा ने कॉल काट दिया और रजा को लेकर रूम से बाहर निकल गई।
होटल से बाहर आकर रोमा ने रजा को उस ब्लैक कार में बैठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रजा 10 दिनों बाद उस रूम से बाहर निकली है, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ना खुशी के और ना ही दुख के। वह चुपचाप कार में बैठी है। 40 मिनट के बाद कार एक क्लब के बाहर रुकती है। एक बॉडीगार्ड कार के पास आकर दरवाज़ा खोलता है। रजा कार से बाहर निकलती है। फिर बॉडीगार्ड रजा को वीआईपी लाइन से क्लब के अंदर लेकर आता है। एक प्राइवेट रूम के अंदर बॉडीगार्ड रजा को छोड़कर बाहर चला जाता है। 25 मिनट बाद उस रूम में एक 40 साल का बुढ़ा आदमी वेट्रेस के गले में हाथ डालकर अंदर आता है। वह वेट्रेस उस आदमी को कमरे में छोड़कर कुछ ही देर में बाहर चली जाती है। उस आदमी को देखकर रजा घबरा जाती है। वे आदमी रजा के पास आता है और सोफे पर बैठ जाता है। उस आदमी में से शराब की बदबू आ रही है। अचानक वह आदमी रजा के जांघों पर हाथ फेरने लगता है। रजा झटके से उसका हाथ अपनी जांघों पर से हटा देती है और सोफे से खड़ी हो जाती है। वह आदमी रजा का हाथ पकड़ लेता है और राजा को अपने पास खींचता है। रजा उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से दूर जाने लगती है। इतनी देर में वह आदमी अपना पैर अड़ाकर रजा को जमीन पर गिरा देता है। वह रजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, इतना नाटक क्यों कर रही हो, जल्दी से मेरे साथ बेड पर चलो। वह आदमी रजा का शोल्डर पकड़कर जमीन से उठाता है। उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बेड के पास ले जाता है और बेड पर धक्का दे देता है। फिर वह आदमी जल्दी से रजा के ऊपर आ जाता है और उसे चूमने के लिए करीब जाने लगता है। रजा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को जमीन पर धक्का दे देती है और दरवाजे की तरफ भागने लगती है। उस आदमी को रजा के ऊपर गुस्सा आने लगता है। जैसे ही वह टेबल के पास पहुंचती है, वह आदमी उसे पकड़ लेता है और रजा को जोर से चांटा मारता है। रजा टेबल पर जाकर गिरती है। रजा टेबल पर पड़ी हुई शराब की बोतल उठाती है और उस आदमी के सर पर मार देती है। कुछ ही सेकंड में वह आदमी जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। चीखें सुनकर कुछ बॉडीगार्ड कमरे के अंदर आते हैं और देखते हैं वो बुढ़ा आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसके सर से बहुत खून बह रहा है। रजा टूटी हुई बोतल पकड़कर उस आदमी के सामने खड़ी है। एक बॉडीगार्ड इमरान को फ़ोन लगाता है और उसे क्लब में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है। बाकी के बॉडीगार्ड उस आदमी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और रजा को उस रूम में लॉक कर देते हैं। इमरान तुरंत क्लब के लिए निकल जाता है। रियाज बिजनेस के काम से शहर से बाहर गया हुआ है। रास्ते में इमरान रियाज को कॉल लगाता है और उसे क्लब में हुए इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है। 10 मिनट बात करने के बाद रियाज इमरान का कॉल काट देता है और दूसरे नंबर पर कॉल लगाता है। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से एक आदमी हेलो बोलता है। रियाज उसे क्लब में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है। आखिर में बोलता है, मैं एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, वहाँ जाकर सब कुछ संभाल लेना। दूसरी तरफ से ओके का जवाब सुनकर रियाज कॉल कट कर देता है। 1 घंटे बाद एक वाइट कलर की स्पोर्ट कार क्लब के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। दिखने में वह काफ़ी हैंडसम और टोल है। उसने वाइट कलर का कैजुअल ट्राउजर्स और ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। वह आदमी जल्दी से क्लब के अंदर जाता है। कमरे के बाहर दरवाजे पर क्लब का मैनेजर और 2 बॉडीगार्ड खड़े हैं। मैनेजर काफ़ी टेंशन में वहां चुपचाप खड़ा है। इतनी ही देर में मैनेजर के पास स्टाफ का कॉल आता है। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है, अयान सर आ गए। फिर मैनेजर बोलता है, उन्हें जल्दी से यहाँ ले आओ। कुछ मिनट बाद होटल का एक स्टाफ अयान के साथ वहां आ जाता है। अयान को देखकर मैनेजर थोड़ा बेहतर महसूस करता है और जल्दी से अयान के पास जाता है। अयान मैनेजर से पूछता है, कहाँ है वो दोनों? मैनेजर जवाब देता है, मिस्टर डेविड को हॉस्पिटल भेज दिया है। फिर अयान बोलता है, और वो लड़की? मैनेजर रूम की तरफ इशारा करते हुए जवाब देता है, अंदर है। CH7 हॉस्पिटल वार्ड। मैनेजर रूम का दरवाज़ा खोलता है। अयान रूम के अंदर जाता है। पीछे पीछे मैनेजर भी अंदर जाता है। जमीन पर खून फैला हुआ है और सोफे की साइड में जमीन पर रजा दोनों पैरों के बीच अपना मुंह छुपाकर चुपचाप बैठी है। अयान और मैनेजर रजा को साफ साफ नहीं देख पा रहे। अयान रजा के पास जाता है और देखता है उसके एक हाथ में टूटी हुई कांच की बोतल और दूसरा हाथ से खून बह रहा है। देखकर साफ पता चल रहा था कि रजा ने कुछ देर पहले ही अपने हाथ की नस काटी है। अयान जेब से रुमाल निकालता है और रजा के हाथों में बांध देता है। जैसे ही अयान की नज़र रजा के चेहरे पर पड़ती है, वह शॉक्ड हो जाता है। उसके पैर लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे चले जाते हैं। जैसे ही अयान अपने होश में वापस आता है, वह जल्दी से रजा को गोद में उठाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। यह नज़ारा देखकर क्लब का मैनेजर बहुत घबरा जाता है और इमरान को कॉल करके सब कुछ बता देता है। अयान जल्दी से रजा को क्लब से बाहर लाकर कार के अंदर बैठा देता है। खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और जल्दी से कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। लगभग 10 मिनट बाद कार एक हॉस्पिटल के आगे आकर रुकती है। अयान जल्दी से बाहर निकलकर रजा को गोद में उठाकर कार से बाहर निकालता है और जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। डॉक्टर हॉस्पिटल वार्ड से अयान को बाहर निकालकर जल्दी से रजा का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। 25 मिनट के बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं। अयान वार्ड के बाहर ही खड़ा था। डॉक्टर अयान के पास आता है और बोलता है, इनका थोड़ा सा भी खून और बहता तो इनको बचाना इम्पॉसिबल हो जाता। फाइनली अब वो ठीक है। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है।
अयान वार्ड के अंदर जाता है। रजा बेड पर बेहोश पड़ी थी। अयान बेड के पास जाकर राजा का चेहरा गौर से देखने लगता है। वहां पर खड़ी नर्स जो बोतल की ग्रिप चेक कर रही थी, जब उसने अयान का दुखी चेहरा देखा तो बोला, अभी यह बेहोश है, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर नर्स वार्ड से बाहर चली गई। अयान जेब से मोबाइल निकालता है, फ़ोन में कुछ ढूंढने लग जाता है। कुछ देर बाद उसे एक पिक्चर मिलती है। अयान काफ़ी देर तक पिक्चर को ध्यान से देखता है और फिर रजा को अयान के चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं। 1 घंटे बाद इमरान भी हॉस्पिटल में आ जाता है और रूम नंबर पता करने के लिए अयान को कॉल लगाता है। कुछ सेकंड बाद अयान कॉल रिसीव करता है और इमरान को रूम नंबर बता देता है। कुछ मिनट बाद इमरान उस रूम में आ जाता है। अयान सोफे पर बैठा था। इमरान अयान के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है, फिर बोलता है, मैं एमसी हॉस्पिटल गया था, मिस्टर डैनियल काफ़ी गुस्से में है, उन्होंने डील कैंसिल कर दी है। इतनी देर में इमरान का फ़ोन रिंग होता है। वो कॉल रिसीव करने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। 15 मिनट बाद इमरान एक डॉक्टर को लेकर कमरे के अंदर आता है। डॉक्टर रजा को चेक करता है, फिर इमरान की तरफ देखकर बोलता है, इन्हें 4 या 5 घंटे के अंदर होश आ जाएगा, उसके बाद आप इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर कमरे से बाहर चला जाता है। डॉक्टर के बाहर जाने के बाद इमरान रियाज को मैसेज करता है, सर मैंने डॉक्टर को कुछ पैसे देकर सिचुएशन संभाल ली है, कुछ ही घंटों में मैम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। इमरान फ़ोन जेब में रखकर अयान के पास जाता है। अयान रजा के बेड के पास खड़ा हुआ है और रजा को देखकर कुछ सोच रहा है। इमरान रजा की तरफ देखकर अयान से बोलता है, इस लड़की ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है सर, और मिस्टर डैनियल बहुत गुस्से में है, दोनों इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अयान खराब एक्सप्रेशन से इमरान को देखने लगता है और बोलता है, ये क्लब में कर क्या रही थी। इमरान सोफे पर जाकर बैठ जाता है, बोलता है, ये रजा है, कुछ दिन पहले ही हमने इसे हैरी से खरीदा है, एक डील के लिए इसे मिस्टर डैनियल के पास भेजा था, इसने तो मिस्टर डैनियल का सिर फोड़ दिया। इमरान अयान को सब कुछ डिटेल में बताने लगता है। इमरान की बातें सुनकर अयान के एक्सप्रेशन धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। जैसे ही इमरान अपनी बात खत्म करता है, एक बॉडीगार्ड हड़बड़ाते हुए अंदर आता है और बोलता है, बाहर मिस्टर डैनियल के आदमी खड़े हैं। अयान और इमरान दोनों बॉडीगार्ड के साथ बाहर चले जाते हैं। 20 मिनट के बाद कमरे में रजा को होश आता है। वह कमरे में चारों तरफ देखती है और फिर खुद को, उसने पेशेंट की ड्रेस पहन रखी है, जिस हाथ की नस को उसने काटा था उस पर पट्टी बंधी हुई है। कमरे का नज़ारा देखकर रजा को समझ में आ गया, वह हॉस्पिटल में है। ज़्यादा खून वह जाने की वजह से उसे बहुत कमज़ोरी महसूस रही हो है और उसे हाथों में बहुत दर्द भी हो रहा है। वह पूरी ताकत लगाकर बेड से उठती है। रजा दरवाजे के पास जाती है और बाहर देखती है, 2 बॉडीगार्ड खड़े हैं। बॉडीगार्ड को देखकर वह अपने कदम पीछे ले लेती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। बाथरूम के अंदर पहुंचकर रजा सामने पड़ी फिनाइल की बोतल उठा लेती है। दूसरी तरफ अयान कमरे में आता है, वह देखता है बेड खाली है। फिर वह कमरे से बाहर जाकर बॉडीगार्ड से पूछता है, उस लड़की को कोई बाहर लेकर गया है। बॉडीगार्ड ना में जवाब देते हैं। फिर अयान वापस कमरे के अंदर आ जाता है और कमरे में चारों तरफ रजा को ढूंढने लगता है। उसे बाथरूम के अंदर से कुछ आवाज़ आती है। रजा फिनाइल को पीने के लिए अपने मुंह के करीब ले जाती है। उसके हाथों में अचानक से दर्द होता है और बोतल नीचे गिर जाती है। रजा नीचे देखकर रोने लगती है। उसी वक्त उसे किसी के कदमों की आवाज़ आती है। वो दरवाजे की तरफ देखती है। CH8 हॉस्पिटल से डिस्चार्ज रजा देखती है, दरवाजे से एक लंबा आदमी अंदर आ रहा है। कुछ ही सेकंड में वह आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अयान को अपने सामने देखकर रजा को झटका लगता है और वह बेहोश हो जाती है। जैसे ही रजा बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगती है, अयान हवा में उसको पकड़ लेता है और गोद में उठा लेता है। फिर वह बाथरूम से बाहर आकर रजा को बेड पर लेटा देता है। जल्दी से अयान डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर रजा को चेक करते हैं और उसको ब्लड चढ़ा देते हैं। फिर अयान की तरफ देखकर बोलते हैं, कमजोरी के कारण बेहोश हो गई है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। घंटे भर बाद रजा की पलकें झपकती है। डॉक्टर के जाने के बाद से अयान रजा के पास ही खड़ा था। वह एक पल के लिए भी वहां से नहीं हिला। रजा को होश में आते देख अयान के चेहरे पर थोड़ा सुकून आया। धीरे धीरे रजा अपनी आंखें खोलती है और सामने अयान को देखती है। रजा हैरानी से अयान को देखने लगती है। अयान रजा को बेड पर बैठता है और टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है। पानी पिलाकर अयान रजा के सामने बेड पर बैठ जाता है और रजा को देखने लगता है। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से रजा का शरीर कमज़ोर और बेजान हो गया है और उसकी स्किन सफ़ेद पड़ गई है। रजा अयान को फेस नहीं कर पा रही, उसे बहुत रोना आ रहा, इसलिए उसने मुंह नीचे कर लिया। थोड़ी देर चुपचाप रहने के बाद अयान बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मरना चाहती हो। अयान की बात सुनकर रजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रजा रोते हुए दबी आवाज़ में बोलती है, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, पता होता तो ऐसा नहीं बोलते। अयान फिर से बोलता है, तुम्हें क्या लगता मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अयान की बातें सुनकर रजा मन में बोलती है, तो क्या फिर हर रात बिस्तर पर किसी ना किसी को खुश करूं।
रजा को चुपचाप देखकर अयान फिर से कुछ बोलने वाला होता है। इमरान कमरे के अंदर आता है और अयान को लेकर बाहर चला जाता है। ये देखकर रजा के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है। फिर वह अपने चेहरे से आंसू साफ करते हुए मन में बोलती है, तो यह मिस्टर शेख के लिए काम करता है। कमरे के बाहर अयान इमरान से पूछता है, क्या हुआ? इमरान जवाब देता है, मैं मिस्टर डैनियल के पास जा रहा हूँ। उन्होंने सीआर हॉस्पिटल में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है। तुम यहाँ इस लड़की को संभाल लेना। इतना बोलकर इमरान जल्दी में वहाँ से चला जाता है। एक नज़ अयान के पास आकर कहती है, डिस्चार्ज के लिए कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। बोलकर नज़ अयान को अपने साथ रिसेप्शन पर ले जाती है। अयान जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी करता है और बिल पे करके रजा के पास आ जाता है। नज़ ने रजा को हॉस्पिटल के कपड़े चेंज करा दिए थे। कुछ ही देर के अंदर अयान रजा को लेकर हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आ जाता है। रजा को कार में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। हॉस्पिटल से काफ़ी दूर आने के बाद रियाज अपनी नज़र रजा की ओर घुमाता है। रजा चुपचाप सीट पर बैठी हुई है और बाहर देख रही है। अयान रास्ते में कई बार रजा से बात करने की कोशिश करता है, पर रजा उसकी बातों का कोई रिस्पांस नहीं देती। लगभग 40 मिनट बाद कार एक घर के बाहर रुकती है। अयान कार से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ जाकर रजा के लिए दरवाज़ा खोलता है। रजा कार से बाहर निकलती है और अयान के पीछे पीछे घर के अंदर चली जाती है। अयान किसी औरत को आवाज़ देता है, आंटी आंटी। कुछ सेकंड बाद एक 35 साल की औरत अलीना किचन से बाहर निकलती है और अयान के पास आती है। अलीना घर की केयरटेकर है। अयान अलीना से कहता है, आंटी यह रिया है, रिया को गेस्ट रूम में ले जाओ। अलीना रिया को गेस्ट रूम की तरफ ले जाती है। अयान राजा को रिया कह रहा है। रजा को हॉस्पिटल ले जाते वक्त अयान की शर्ट पर रजा का खून लग गया था, इसलिए अयान अपने कमरे में जाकर शर्ट चेंज करता है। 10 मिनट बाद अयान गेस्ट रूम के अंदर आता है। उसने हाथों में एक ट्रे पकड़ी है जिसमें एक सूप का बाउल और कुछ मेडिसिन है। रजा चुपचाप सोफे पर आंखें बंद करके बैठी है। कदमों की आवाज़ सुनकर वह अपनी आंखें खोलती है। अयान रजा के पास गया और उसने ट्रे रजा के सामने टेबल के पर रखी और बोला, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, जल्दी से सूप पी लो। अयान रजा के पास सोफे पर जाकर बैठ गया। काफ़ी देर हो गई पर रजा ने सूप नहीं पिया। अयान सोफे से खड़ा हुआ और एक चेयर रजा के सामने लाकर रख दी, फिर उस पर बैठ गया। उसने टेबल से सूप का बाउल उठाया। अयान रजा को सूप पिलाने की कोशिश करने लगा, जल्दी से सूप पी लो, उसके बाद मेडिसिन भी लेनी है। रजा ने मना कर दिया, मुझे सूप नहीं पीना है। अयान फिर से चम्मच रजा के होठों के पास ले जाता है। इस बार रजा अयान के हाथों को झटक देती है और चम्मच जमीन पर गिर जाता है। अयान को गुस्सा आ जाता है। वह जोर से रजा के ऊपर चिल्लाता है, रिया अब बस करो। तुम्हें क्या लगता है खाना ना खाने से या मर जाने से सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा? इन सब से कुछ नहीं होगा। कुछ देर रुकने के बाद अयान रजा के सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठता है और रजा का एक हाथ अपने हाथों में लेकर बोलता है, मैं तुम्हें इन सब से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। रजा अयान की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोलती है, तुम उसके आदमी हो ना, उस रियाज शेख के, तुम सब एक जैसे हो, घटिया। रजा अपना हाथ अयान के हाथ से हटाकर उसे जमीन पर धक्का दे देती है। CH9 रियाज आ गया। अयान फर्श से खड़ा होता है और रजा को हैरानी से देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद बोलता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। रजा अयान से मुंह फेर लेती है। अयान कमरे से बाहर निकलकर जिम में चला जाता है और पंचिंग बैग को मारने लगता है। अयान अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग उतारने लगता है। कई घंटे बीत गए, उसने पंचिंग बैग को नहीं छोड़ा। अयान की टी-शर्ट पसीने से गीली हो गई है। कुछ देर बाद अयान पंचिंग बैग को छोड़कर एक कोने में चला जाता है और अपना एक हाथ सर पर रखकर जमीन पर बैठ जाता है। अयान काफ़ी टेंशन में दिख रहा है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। इमरान का अयान के पास मैसेज आता है, आज 11 बजे सर की फ़्लाइट लैंड हो रही है, मुझे उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट जाना है। 10:30 बजे ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम उसे अटेंड कर लेना। इमरान का मैसेज पढ़कर अयान गेस्ट रूम में जाता है। रजा बेड पर सोई हुई थी। फिर वह अपने कमरे में आकर शावर लेने चला जाता है। 10 मिनट बाद वह बाथरूम से बाहर निकलता है और कबर्ड से ब्राउन कलर का बिजनेस सूट निकालता है। कुछ ही देर में अयान तैयार होकर हॉल में आ जाता है। हॉल में अलीना डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही है। अयान अलीना के पास जाता है और रिया के बारे में पूछता है। वो उठ गई? अलीना नहीं में जवाब देती है, अभी वो सो रही है। फिर अयान कहता है, ठीक है, रिया जब जाग जाए तो उसे ब्रेकफास्ट करवा देना और टेबल पर मेडिसिन पड़ी है, ब्रेकफास्ट के बाद वह दे देना। इतना बोलकर अयान वहां से जाने लगता है। अलीना बोलती है, सर आप ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। अयान ना में सिर हिलाकर घर से बाहर चला जाता है और पार्किंग में जाकर एक ग्रे कलर की कार के अंदर बैठ जाता है और कुछ ही सेकंड में कार स्टार्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। अयान 10:20 पर ऑफिस पहुंच जाता है और मीटिंग अटेंड करने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चला जाता है। 10:30 पर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है।
दूसरी तरफ 11:15 बजे इमरान एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वह अपने साथ 4 कार लेकर आया है। वह एयरपोर्ट के बाहर कार के पास खड़े होकर रियाज के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। 11 बजे रियाज की फ्लाइट लैंड होती है। वह अपने प्राइवेट जेट से बाहर निकलता है। कुछ ही देर में वह अपने बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट के बाहर आ जाता है। एयरपोर्ट के बाहर 4 कारें लाइन से खड़ी थी। इमरान दूसरे नंबर की कार के पास खड़ा था। रियाज इमरान के पास जाता है। इमरान दरवाजा खोलकर रियाज को कार में बैठा देता है, फिर दूसरी तरफ जाकर खुद कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का इशारा करता है। कार स्टार्ट होने के कुछ देर बाद रियाज थोड़े गुस्से में बोलता है, वो बुढ़ा मिस्टर डैनियल कहाँ है? इमरान जवाब देता है, उसे आज सुबह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है, अभी वो अपने घर पर होगा। रियाज रजा के बारे में पूछता है, और वह लड़की? इमरान जवाब देता है, कल रात अयान सर उसे अपने साथ ले गए थे, अभी शायद वह अयान सर के घर पर है। इमरान का जवाब सुनकर रियाज अजीब नज़रों से उसे घूरने लगता है। इमरान घबराते हुए बोलता है, कल रात मिस्टर डैनियल ने हॉस्पिटल में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था, मुझे उसके आदमियों के साथ जाना पड़ा। रजा के साथ अयान सर थे, वही रजा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके अपने साथ ले गए। इमरान की बात सुनकर रियाज बोला, उस लड़की को वहां से लेकर आओ। इमरान बॉडीगार्ड को कॉल लगाकर रजा को अयान के घर से वापस लाने का ऑर्डर देता है। आधे घंटे के अंदर कुछ बॉडीगार्ड अयान के घर पर पहुंच जाते हैं। उन बॉडीगार्ड को वहां देखकर अलीना अयान को कॉल लगाती है, पर उसका फ़ोन नहीं लगता। मीटिंग में होने की वजह से अयान अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। फिर एक बॉडीगार्ड आगे आकर अलीना से बोलता है, हमें इमरान सर ने राजा मैडम को लेने के लिए भेजा है। इतनी ही देर में अलीना के पास इमरान का कॉल आता है। अलीना कॉल रिसीव करके हेलो बोलती है। दूसरी तरफ से इमरान बोलता है, अयान कल रात जिस लड़की को घर पर लाया था उसे इनके साथ भेज दो। इतना बोलकर इमरान कॉल कट कर देता है। अलीना गेस्ट रूम के अंदर जाती है। रजा बेड पर बैठी है। उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि वह कुछ देर पहले ही नींद से जागी है। अलीना रजा के पास जाती है और बोलती है, मैम कुछ लोग आपको लेने आए हैं। रजा अलीना की ओर देखती है। उसे अलीना के साथ एक औरत दिखाई देती है, वह रोमा है। रोमा को देखकर रजा समझ जाती है अब उसे यहाँ से जाना होगा। रजा बिना कुछ बोले चुपचाप रोमा के साथ चली जाती है। घर से बाहर निकलकर वह रोमा के साथ कार में बैठ जाती है, फिर कार होटल के लिए निकल जाती है। रास्ते में रोमा रजा को देखती है तो उसे रजा की हालत देखकर बहुत दुख होता है। रजा का शरीर बहुत कमज़ोर और बेजान हो गया है, जैसे कि उसमें कोई जान ही ना बची हो। 30 मिनट बाद कार होटल के बाहर आकर रुकी। रोमा ने रजा का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकाला, फिर रोमा रजा को लेकर होटल के अंदर चली गई। इमरान का फ़ोन रिंग हुआ। इमरान ने कॉल रिसीव किया और 2 सेकंड बात करके कॉल कट कर दिया। फिर इमरान रियाज के पास जाकर बोला, मैम होटल पहुंच गई है। 15 मिनट बाद रियाज बेडरूम के अंदर आता है। रजा बेड पर चुपचाप आंखें बंद करके लेटी हुई थी। रियाज रजा के पास जाकर उसे झटके से बेड से उठाता है। CH10 डैनियल की मौत। रियाज अपने एक हाथ से रजा के बाल पकड़ता है और दूसरे हाथ से रजा को गला दबाने लगता है, फिर गुस्से से बोलता है, बहुत हिम्मत आ गई है ना तुझे। रजा का दम घुटने लग गया। उसके लिए एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। धीरे धीरे रजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे महसूस होने लगा कि अब वह जिंदा नहीं बचेगी। उसी वक्त रियाज का मोबाइल रिंग हुआ। रियाज ने रजा को दीवार की ओर धक्का दे दिया। रजा का सर दीवार से जाकर टकराया। रजा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। रियाज ने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर सोहेल का नाम शो हो रहा है। सोहेल रियाज का करजन भाई है और बिजनेस में रियाज का लेफ्ट हैंड। रियाज सोहेल का कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से सोहेल बोलता है, अस्सलाम अलैकुम। फिर रियाज कहता है, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। सोहेल कहता है, मैंने कहा था ना वह कमीना डैनियल हमें धोखा दे रहा है। मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं, उसे देख लो, तुमको सब समझ में आ जाएगा। सोहेल रियाज से 2 साल बड़ा है। सोहेल की बात सुनकर रियाज कॉल काट देता है और सोफे पर बैठकर मैसेज चेक करने लगता है। डॉक्यूमेंट पढ़कर रियाज को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो टेबल पर पड़ा फूलों का बास उठाकर जमीन पर फेंक देता है। कुछ देर सोचने के बाद रियाज सोहेल को कॉल लगाता है। सोहेल कॉल रिसीव करता है। रियाज बोलता है, उस डैनियल को मार दो। सोहेल बोलता है, मैं उसके घर के बाहर हूँ। रियाज बोलता है, मुझे उसकी चीखें सुननी है। सोहेल डैनियल के घर की बेल बजाता है। एक सर्वेंट आकर अंदर से दरवाजा खोलता है। सोहेल और उसके कुछ बॉडीगार्ड अंदर जाते हैं। सोहेल सर्वेंट से डैनियल के बारे में पूछता है। सर्वेंट जवाब देता है, सर बेडरूम में रेस्ट कर रहे हैं। सोहेल अपने बॉडीगार्ड के साथ डैनियल के बेडरूम की तरफ चला जाता है। बेडरूम के अंदर डैनियल सोफे पर बैठकर शराब पी रहा था। सोहेल रूम के अंदर आता है। सोहेल अपने पेंट के पीछे से एक गन निकालता है, फिर डैनियल को गन से शूट कर देता है। डैनियल धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चीखने लगता है। सोहेल फिर से डैनियल के सिर पर शूट करता है। डैनियल मर जाता है। दूसरी तरफ होटल के कमरे में रियाज मोबाइल पर डैनियल की चीखने की आवाज़ सुन रहा है। डैनियल के घर में घुसने से पहले सोहेल ने रियाज का कॉल कट नहीं किया था।
डैनियल की चीखें सुनकर रियाज के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। सोहेल कोट की जेब से फ़ोन निकालकर कानों पर लगाकर बोलता है, मर गया क। रियाज फ़ोन काट देता है। कॉल कट करके रियाज रजा के पास जाता है और उसे ज़मीन से उठाता है, फिर बेड पर ले जाकर लेटा देता है। रियाज शैतानी हंसी हंसते हुए रजा के चेहरे को सहलाता है और मन में बोलता है, अच्छा किया उसका डैनियल का सर फोड़कर। रियाज इमरान को कॉल लगाता है। 2 सेकंड बात करके कॉल कट कर देता है। 25 मिनट बाद इमरान एक डॉक्टर को साथ बेडरूम के अंदर आता है। पीछे पीछे रोमा भी एक ट्रे में जूस लेकर अंदर आती है। इमरान डॉक्टर को रजा का चेकअप करने के लिए बेड के पास ले जाता है। डॉक्टर रजा को चेक करने लगता है। रजा के बेजान शरीर और उसके हाथों की पट्टी देखकर वह सब कुछ समझ जाता है। डॉक्टर रजा के हाथों की पट्टी चेंज करता है और कुछ मेडिसिन लिखकर पेपर इमरान के हाथ में देता है, फिर बोलता है, ये काफ़ी कमज़ोर है, इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। रोमा जो इमरान के पास ही खड़ी थी वह बड़बड़ा आती है, मैम ने कल दिन से कुछ भी नहीं खाया। रजा के शरीर में खून बढ़ाने के लिए डॉक्टर कुछ फ्रूट और वेजिटेबल सजेस्ट करता है। रोमा डॉक्टर की बात अच्छे से सुन रही है। इमरान डॉक्टर को लेकर बेडरूम से बाहर चला जाता है। पीछे पीछे रोमा भी रजा के लिए कुछ खाना लेने के लिए बेडरूम से बाहर चली जाती है। सबके बाहर जाने के बाद रियाज सोफे से उठता है, बेड के पास जाता है और रजा के शरीर को अच्छे से देखने लगता है। रियाज नोटिस करता है कि खून ना होने के कारण रजा की स्किन सफ़ेद पड़ गई है। रजा का शरीर पहले से बहुत पतला हो गया है, चेहरा भी मुरझा गया है। कुछ वक्त रजा को घूरने के बाद रियाज बेडरूम से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में अयान मीटिंग खत्म करके ऑफिस के दूसरे कामों में बिजी हो जाता है। 5 बजे तक वह अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल जाता है। घर जाने की जल्दी में अयान कार बहुत तेज चला रहा है। उसका घर ऑफिस से 1 घंटे की दूरी पर है, पर वह आधे घंटे में ही घर पहुंच गया। कार पार्क करने के बाद अयान ने घर की बेल बजाई। एक सर्वेंट ने अंदर से दरवाज़ा खोला। अयान जल्दी से घर के अंदर आया और रजा से मिलने के लिए गेस्ट रूम में चला गया। अयान को गेस्ट रूम में रजा कहीं नहीं दिखी। फिर उसने बाथरूम में भी चेक किया, वहां पर भी कोई नहीं था। अयान गेस्ट रूम से बाहर निकलकर किचन में अलीना के पास गया और राजा के बारे में पूछने लगा। अलीना ने जवाब दिया, सुबह कुछ बॉडीगार्ड घर आए थे, मैंने इमरान सर को कॉल किया, उन्होंने मैम को उन बॉडीगार्ड के साथ भेज देने को कहा, फिर वो बॉडीगार्ड मैम को लेकर चले गए। अलीना की बात सुनकर अयान गुस्से में बोला, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया आंटी? अलीना अयान के रिएक्शन को देखकर घबरा गई। अयान ने अलीना से आज तक कभी भी इतने गुस्से बात नहीं की। अलीना घबराते हुए बोली, मैंने आपको कॉल किया था पर आपका फ़ोन स्विच ऑफ था। अयान गुस्से में वहां से चला जाता है। अयान अपने कमरे में जाकर सोफे पर बैठ जाता, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। CH11 अयान और रिया की पहली मुलाकात। अयान आंखें बंद करके रजा के बारे में सोचने लग गया। 3 साल पहले कैसे उसकी मुलाकात रजा से अमेरिका में हुई थी। एक दिन रात के 1:30 बजे अयान के पास उसके बेस्ट फ्रेंड आमिर का कॉल आता है। अयान कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से एक लेडी की आवाज़ आती है, आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत XYZ हॉस्पिटल में आ जाइए। अयान जल्दी से कॉल कट करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। 40 मिनट के बाद अयान हॉस्पिटल पहुंचता है और रिसेप्शन पर जाकर आमिर के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उसे रूम नंबर 308 पर जाने को कहती है। 308 नंबर रूम 8 फ्लोर पर था, इसलिए अयान लिफ्ट की तरफ जाता है। कुछ ही मिनटों में अयान 308 रूम के अंदर पहुंच जाता है। अंदर बेड पर आमिर लेटा हुआ था, उसके पैरों में पट्टा बंधा हुआ है, उसके सर पर पट्टी और हाथों पर बहुत सारे चोट के निशान है। बेड के पास खड़ी एक नर्स ग्लूकोज की बोतल की ग्रिप ठीक कर रही है। अयान आमिर के पास जाता है। आमिर को बेहोश देखकर अयान नर्स से आमिर की हालत के बारे में पूछता है। नर्स जवाब देती है, कुछ घंटे पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, एक लेडी ने इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अयान नर्स से आमिर को लेकर और भी सवाल करने लगता है, कब तक ठीक होगा ये? नर्स अयान से कहती है, कुछ देर में डॉक्टर पेशेंट को चेक करने आएंगे, वही आपको सब कुछ बता सकते हैं। इतना बोलकर नर्स कमरे से बाहर चली जाती है। घंटे भर बाद नर्स के साथ एक यंग लड़की डॉक्टर की यूनिफॉर्म में अंदर आती है और बेड के पास जाकर आमिर को चेक करने लगती है। आमिर को चेक करने के बाद वह डॉक्टर नर्स को ग्लूकोज की बोतल चेंज करने के लिए कहती है। फिर वह अपने साथ लाए हुए मेडिकल डॉक्यूमेंट में आमिर की हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड डिटेल फिल करने लगती है। अयान डॉक्टर के पास जाकर आमिर की हालत के बारे में पूछने लगता है। डॉक्टर अयान की तरफ देखकर जवाब देती है, इनके लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर हुआ है, इनके सर पर भी बहुत चोट आई है, इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है ताकि यह अच्छे से आराम कर सके, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। इतना बोलकर वे डॉक्टर कमरे से बाहर चली जाती है। डॉक्टर और नर्स की जाने के बाद अयान अपने कुछ दोस्तों को कॉल करके आमिर के एक्सीडेंट बारे में बताता है। कुछ देर रूम की खिड़की से बाहर देखने के बाद अयान सोफे पर आकर सो जाता है। सुबह आमिर को होश आता है। आमिर की आवाज़ सुनकर अयान की भी नींद खुल जाती है। अयान जल्दी से सोफे से उठकर आमिर के पास जाता है और उसका हालचाल पूछने लगता है, ठीक हो ना तुम?
आमिर को होश में देखकर नज़ उसके डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। कुछ ही देर में नज़ एक डॉक्टर के साथ कमरे के अंदर आती है। डॉक्टर बेड के पास जाकर आमिर को चेक करने लगता है। डॉक्टर को देखकर अयान कंफ्यूज हो जाता है और मन में बोलता है, कल रात को तो एक फीमेल डॉक्टर आई थी ना। अयान डॉक्टर के पास जाकर पूछता है, क्या आप ही आमिर के डॉक्टर है? डॉक्टर हाँ में जवाब देता है। अयान फिर बोलता है, कल रात को तो एक फीमेल डॉक्टर आई थी। डॉक्टर अयान की बातें सुनकर नर्स की तरफ सवाली नज़रों से देखता है। नर्स डॉक्टर को जवाब देती है, कल रात को तो रिया मैम आई थी। डॉक्टर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, और रिया? हाँ, कल रात को उसी की ड्यूटी थी। डॉक्टर अयान की तरफ देखते हुए कहता है, वह डॉक्टर नहीं है। अयान डॉक्टर को अजीब तरीके से देखने लगता है। फिर डॉक्टर अयान से कहता है, मेरा मतलब वह डॉक्टर बनी नहीं है, अब बनेगी। वह मेडिकल स्टूडेंट है। इतना बोलकर डॉक्टर दूसरे पेशेंट को चेक करने के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर और नर्स के कमरे से बाहर जाने के बाद अयान आमिर के पास जाता है। फिर शक भरी निगाहों से पूछता है, एक्सीडेंट कैसे हुआ तेरा? पहले तो आमिर कोई जवाब नहीं देता और अनजान बनकर अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लग जाता है। पर फिर से जब वह फिर से अयान की तरफ देखता है जो उसे अभी भी शक भरी निगाहों से देख रहा है, तो आमिर गला साफ करते हुए बोलता है, वो मैंने कल रात को थोड़ी सी ज़्यादा शराब पी ली थी, जिसके कारण मुझसे एक्सीडेंट हो गया। अयान गुस्से से बोलता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तुम हमेशा ज़्यादा शराब पी लेते हो और फिर तुम नशे में अपना एक्सीडेंट कर देते हो या फिर दूसरे का। कुछ देर रुकने के बाद अयान सोफे पर बैठकर पोज लेते हुए बोलता है, मुझे लगता है मिस्टर सिद्दीकी को भी इस एक्सीडेंट के बारे में पता होना चाहिए। आखिरकार वही तो इस बड़े से महंगे हॉस्पिटल के VIP वार्ड का बिल भरने वाले हैं। अयान की बात सुनकर आमिर घबराते हुए बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उन्हें पता चला तो वह मेरे सारे कार्ड ब्लॉक करवा देंगे और मुझे वापस इंडिया ले जाएंगे। मैं अभी इंडिया जाकर उनका बोरिंग बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहता। आमिर अयान की तरफ देखते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम डैड को कॉल नहीं करोगे? आमिर रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज़ इस बार मान जाओ, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अयान फिर धमकी देते हुए बोलता है, ठीक है, इस बार नहीं बताऊंगा, पर अगली बार ऐसा हुआ ना तो तू देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आधे घंटे बाद हॉस्पिटल में अयान और आमिर के दोस्त आ जाते हैं। अयान आमिर को हॉस्पिटल में अपने दोस्तों के साथ छोड़कर घर चला जाता है। अयान पूरी रात आमिर के साथ ही था, इसलिए फ्रेश होने के लिए वो घर चला जाता है। CH12 रिया से दोस्ती। अयान अपने दूसरे काम खत्म करके शाम को हॉस्पिटल में पहुंचता है। अयान अपने साथ एक छोटा सा बैग लेकर आता है जिसमें कुछ कपड़े और एक शेविंग किट है। आमिर की बियर्ड बढ़ गई है जिसके कारण वो अजीब दिख रहा है। अयान आमिर के लिए कुछ फ्रूट भी लेकर आता है। रात को अचानक से आमिर के पैर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अयान आमिर के डॉक्टर को लेकर कमरे में आता है। डॉक्टर आमिर को चेक करने के बाद उसे एक इंजेक्शन दे देते हैं जिसके बाद आमिर सो जाता है। अयान डॉक्टर से आमिर की हालत के बारे में पूछता है। डॉक्टर जवाब देते हैं, शायद इन्होंने अपने पैरों पर दबाव डाला होगा, इसलिए इनके पैरों में अचानक से दर्द होने लग गया। डॉक्टर की बात सुनकर अयान गुस्से से आमिर की तरफ देखने लगता है। आमिर कुछ देर पहले ही बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर अयान उस पर गुस्सा भी कर रहा था। अयान डॉक्टर से पूछता है, इसका पैर कब तक ठीक होगा? डॉक्टर जवाब देता है, पैर ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस बात का ध्यान रखना कि अब यह अपने पैरों पर दबाव ना डालें। फिर डॉक्टर नर्स की तरफ देखकर बोलता है, रिया को यहाँ लेकर आओ। नर्स जल्दी से रिया को लेने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ मिनट बाद नर्स रिया को लेकर कमरे के अंदर आती है। डॉक्टर रिया से कहता है, आज रात तुम इस पेशेंट का ध्यान रखोगी। रिया ओके बोलती है। उसके बाद डॉक्टर रिया को आमिर की पैरों की कंडीशन के बारे में बताकर कमरे से बाहर चला जाता है। रिया फिर नर्स को इंस्ट्रक्शन देकर अपने दूसरे काम करने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। 2 घंटे बाद रिया कमरे के अंदर आती है। फिर वह नर्स को आराम करने के लिए भेज देती है और खुद बेड के पास जाकर चेयर पर बैठ जाती है। नर्स के जाने के बाद अयान रिया के पास आकर आमिर की हालत के बारे में पूछने लगता है। रिया अयान को आमिर की कंडीशन के बारे में बताने लगती है। आमिर को लेकर दोनों के बीच में कुछ देर बात होती है। उसके बाद अयान आमिर के पास वाले बेड पर जाकर सो जाता है। फिर रिया सोफे पर जाकर बैठ जाती है और कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट चेक करने लगती है। मेडिकल डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद रिया की भी सोफे पर बैठे बैठे आंख लग जाती है। बीच बीच में रिया नींद से उठकर आमिर की कंडीशन चेक करती रहती है। सुबह जल्दी नर्स कमरे के अंदर आती है। नर्स के आने के बाद रिया फ्रेश होने के लिए बाहर चली जाती है। अयान भी नींद से जाग जाता है और कॉफ़ी पीने के लिए बाहर जाता है। कमरे से बाहर अयान को रिया दिखती है जो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही थी। अयान रिया के पास जाकर कैंटीन के बारे में पूछता है। रिया उसकी तरफ देखकर बोलती है, मैं भी वही जा रही हूँ। फिर अयान रिया के साथ चला जाता है। कैंटीन में पहुंचकर अयान और रिया कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। फिर कॉफ़ी का मग लेकर दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। कॉफ़ी पीते पीते अयान अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं अयान हूँ। रिया भी अयान से हाथ मिलाकर बोलती है, मैं रिया। फिर अयान बोलता है,
सॉरी, परसों रात को आपको आमिर का डॉक्टर समझकर मैंने इतने सारे सवाल करके आपको परेशान कर दिया। रिया थोड़ा मुस्कुराकर बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं एक डॉक्टर बनने वाली हूँ। अयान पूछता है, कब? रिया जवाब देती है, अभी तो मैं फाइनल ईयर में हूँ। उसके बाद दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हुई और दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद दोनों कैंटीन से बाहर निकल गए और एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने रास्ते निकल गए। अयान आमिर की कमरे में वापस आ गया और अपने दोस्त का इंतजार करने लग गया जो दिन में आमिर के साथ हॉस्पिटल में रुकने वाला है। उनके दोस्त के आने के बाद कुछ देर तक अयान ने आमिर और उसके दोस्त से बात की, फिर अयान हॉस्पिटल से निकल गया। रात को अयान फिर हॉस्पिटल आ गया। अयान और उसके दोस्तों ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि दिन में उनमें से कोई एक दोस्त आमिर के साथ रहेगा और रात में अयान आमिर के साथ रुकेगा। इसी तरह 8 दिन गुजर गए। डॉक्टर ने आमिर के कुछ टेस्ट करवाए थे जिनकी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर रिपोर्ट देखते हुए कहता है, पेशेंट का पैर धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। फिर डॉक्टर अयान की तरफ देखता है और कहता है, जल्द ही यह चलने लगेंगे। अयान डॉक्टर से पूछता है, आमिर को डिस्चार्ज कब तक मिलेगा? डॉक्टर जवाब देता है, इनका पैर अभी ठीक नहीं हुआ है, इसमें वक्त लगेगा, पर हफ्ते भर के अंदर इनको डिस्चार्ज मिल जाएगा। डॉक्टर नर्स से रिया को बुलाकर लाने को कहता है। कुछ ही देर में रिया हाथों में कुछ पेपर्स लेकर अंदर आती है। फिर डॉक्टर आमिर की रिपोर्ट रिया के हाथों में देकर कहता है, अब से तुम इस पेशेंट को ट्रीट करोगी। रिया डॉक्टर को ओके बोलती है। फिर डॉक्टर वहां से चला जाता है। रात में रिया आमिर को चेक करने आती है। आमिर का पैर चेक करके रिया नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। फिर वह अपने दूसरे काम करने के लिए चली जाती है। रात के 3 बजे अयान को नींद नहीं आ रही है। वह कमरे में बोर हो रहा था, इसलिए वह कमरे से बाहर निकलकर गार्डन में घूमने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे रिया दिखती है। अयान रिया के पास जाकर उसे हाय कहता है। रिया भी उसे हाय कहती है। रिया के साथ उसकी फ्रेंड ऐना भी थी। बाद में अयान उसको भी हाय कहता है। ऐना भी मुस्कुराकर अयान को हाय कहती है। CH13 ऐना और अमीर की मुलाकात। ऐना भी एक मेडिकल स्टूडेंट है, वह रिया की क्लासमेट है। ऐना रिया को बोलती है, मुझे बहुत भूख लग रही है, कैंटीन में चले? रिया ऐना को हाँ कहती है। फिर वह दोनों अयान को अपने साथ लेकर कैंटीन में चले जाते हैं। कैंटीन में जाकर ऐना सबके लिए कॉफ़ी और स्नैक्स ऑर्डर करती है। ऐना रिया से एक पेशेंट को लेकर कुछ डिस्कशन करने लगती है। कुछ ही देर में कॉफ़ी और स्नैक्स टेबल पर आ जाते हैं। रिया और ऐना के बीच डिस्कशन एंड होने के बाद उन दोनों का ध्यान अयान की तरफ जाता है। काफ़ी देर से अयान उन दोनों को अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे दोनों की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। रिया और ऐना मेडिकल रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे, इसलिए अयान को उन दोनों की एक भी लाइन ठीक से समझ नहीं आई। फिर ऐना अयान से बोलती है, सॉरी, हम तो अपने डिस्कशन के बीच आपको तो भूल ही गए। रिया अयान से कहती है, हाँ, मैं तो ये भूल ही गई, तुम्हें हमारी मेडिकल से रिलेटेड बातें समझ में नहीं आएगी। फिर अयान दोनों से बोलता है, इट्स ऑक। ऐना अयान से पूछती है, तुम इतनी रात को हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? अयान ऐना को जवाब देता है, मेरा दोस्त यहाँ एडमिट है। धीरे धीरे उन तीनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है। ऐना और अयान की भी दोस्ती हो जाती है। बिल भरने के बाद वे तीनों कैंटीन से बाहर निकल जाते हैं। कैंटीन से बाहर निकलकर रिया अयान के साथ जाने लगती है। ऐना रिया से पूछती है, कहाँ जा रही हो? रिया जवाब देती है, मुझे पेशेंट को चेक करने जाना है। ऐना बोलती है, मेरे पास कोई काम नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वह तीनों आमिर के रूम की तरफ निकल जाते हैं। कमरे के अंदर आमिर नींद से जगा हुआ ही था। अयान को अंदर आते देखकर आमिर थोड़े गुस्से से बोलता है, कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है मैं कितनी देर से बोर हो रहा हूँ? अयान अंदर आते हुए बोलता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं घूमने के लिए बाहर चला गया। कमरे से बाहर ऐना को एक नर्स ने कुछ पूछने के लिए रोक लिया। रिया भी ऐना के साथ रुक गई। रिया और ऐना कुछ देर बाद कमरे के अंदर गई। अंदर जाकर ऐना ने जब आमिर को देखा तो वे आमिर के पास जाकर शॉकिंग रिएक्शन के साथ बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर आमिर ने मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरा पैर टूट गया है? ऐना बोली, पर कैसे? आमिर ने जवाब दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ऐना और आमिर पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। आमिर ऐना से पूछता है, तुम इस हॉस्पिटल में काम करती हो? ऐना जवाब देती है, काम नहीं करती हूँ, यहाँ पढ़ाई करती हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ऐना आमिर के पास वाले बेड पर बैठकर उससे बात करने लग गई। अयान भी आमिर के पास चेयर लगाकर बैठ गया। कुछ देर बाद रिया भी आमिर का पैर चेक करके ऐना के पास आकर बेड पर बैठ गई। थोड़े ही समय में चारों को बीच अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन हो गया। बातों बातों में रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह एक नर्स रिया, ऐना और अयान के लिए कॉफ़ी और आमिर के लिए दूध का गिलास लेकर आती है। दूध का गिलास को टेबल पर रखकर आमिर मुंह बनाने लग जाता है और गुस्से से बोलता है, मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा? फिर रिया मुस्कुराते हुए आमिर से कहती है, 4 दिन बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। कॉफ़ी पीने के बाद रिया और ऐना अयान और आमिर को बाय कहकर कमरे से चले जाते हैं। कुछ देर बाद अयान और आमिर का दोस्त हॉस्पिटल आ जाता है। उसके बाद अयान भी घर के लिए निकल जाता है।
4 दिन बाद सुबह कुछ ही देर में आमिर को डिस्चार्ज मिलने वाला है। एना आमिर को गुड बाय कहने के लिए कि कमरे में आई हुई है। अयान और रिया रिसेप्शन पर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हैं। आधे घंटे बाद डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अयान आमिर के डॉक्टर के केबिन में चला जाता है और रिया कमरे में आमिर और एना के पास आ जाती है। एना रिया को अपना फ़ोन की स्क्रीन दिखाते हुए मुंह बनाकर बोलती है, इतने दिन हो गए, मुझे हमारे लिए कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा। दोनों की बातें सुनकर आमिर एना से पूछता है, तुम घर ढूंढ रही हो? एना आमिर की तरफ देखकर बोलती है, हाँ, मैं हम दोनों के लिए रेंट पर घर ढूंढ रही है। इतने दिन हो गए पर हमें कोई अच्छा सा घर मिल ही नहीं रहा। हॉस्टल की नई वार्डन बहुत खड़ूस है, अब मैं उस हॉस्टल में नहीं रहने वाली। फिर एना रिया से बोलती है, अगर मैं कुछ और दिन उस हॉस्टल में रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी, हमें अपने लिए जल्दी से रेंट पर घर ढूंढना होगा। आमिर रिया को एक फ़ोन नंबर देते हुए बोलता है, यह मेरी लैंडलॉर्ड का फ़ोन नंबर है। रिया और एना अजीब तरीके से आमिर को देखने लगते हैं। फिर आमिर उन दोनों को एक्सप्लेन करता है, कुछ वक्त पहले ही मेरी लैंडलॉर्ड से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पास कुछ घर खाली पड़े हैं रेंट पर देने के लिए। एना आमिर से नंबर लेकर फ़ोन में सेव कर लेती है। इतनी देर में अयान डॉक्टर के साथ कमरे में आता है। डॉक्टर आमिर का आखिरी बार चेकअप करके डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर देता है। डिस्चार्ज पेपर साइन करने के बाद डॉक्टर मुस्कुराकर रिया से कहता है, तुमने अच्छे से अपना काम किया है, फ्यूचर में तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बनोगी। CH14 रेंट पर घर लिया। कमरे से बाहर जाते हुए डॉक्टर रिया और एना से कहता है, तुम्हारे सेमेस्टर आने वाले हैं, मैंने हॉस्पिटल में बात करके तुम दोनों की नाइट शिफ्ट चेंज कर दी है। रिया और एना डॉक्टर से थैंक यू कहती है। डॉक्टर के बाहर जाने के बाद रिया और एना दोनों खुशी से कूदने लगती है। उन्हें इस बात का होश भी नहीं रहता कि कमरे में अयान और आमिर भी है। जब उन दोनों का ध्यान अयान और आमिर पर जाता है जो बेड के पास खड़े होकर उनकी हरकतों पर हंस रहे थे, तो रिया और एना काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है और जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। 13 दिन बाद एक बिल्डिंग के लिफ्ट में एना की मुलाकात अयान और आमिर से होती है। अयान एना से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो है? एना जवाब देती है, मैंने यहाँ फ्लैट रेंट पर लिया है। फिर आमिर एना से पूछता है, तुमने हॉस्टल छोड़ दिया है? एना जवाब देती है, हाँ, 6 दिन पहले ही मैं और रिया यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अयान एना से पूछता है, कौन से फ्लोर पर? एना बोलती है, 12th फ्लोर पर। एना अयान से पूछती है, तुम भी यही रहते हो? अयान ना में सर हिलाता है। बीच में आमिर बोलता है, 18th फ्लोर पर मेरा फ्लैट है। इतनी ही देर में लिफ्ट 12th फ्लोर पर रुकती है। एना अयान और आमिर को घर पर इनवाइट करती है। एना के कहने पर अयान और आमिर भी उसके साथ लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। घर की डोर बेल बजती है। कुछ सेकंड बाद रिया अंदर से दरवाज़ा खोलती है। रिया सामने अयान को देखकर काफ़ी तेज चीखती है। अयान रिया के मुंह को अपने हाथों से बंद करके घर के अंदर आ जाता है और जल्दी से गेट बंद कर देता है। फिर बोलता है, प्लीज़ चुप हो जाओ, अगर किसी ने तुम्हारी चीखने की आवाज़ सुन ली तो वह मुझे गलत समझ लेगा। अयान की बात सुनकर रिया एकदम चुप हो जाती है। अयान अपना हाथ रिया के मुंह से हटा लेता है। रिया कुछ देर पहले ही बाथरूम से शावर लेकर निकली थी और तौलिए से अपने बाल सुखा रही थी। इतनी ही देर में घर की डोर बेल बजने लगी। रिया को लगा कि एना खाना लेकर आए है, इसलिए वो जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए आ गई। अभी उसने सिर्फ बाथरोब पहन रखा है। रिया जल्दी से अयान से दूर होती है और भागकर अपने बेडरूम के अंदर कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। रिया को ऐसी हालत में देखकर अयान शॉक में चला जाता है और वह वही दरवाजे के पास बुत बनकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद रिया कपड़े चेंज करके बेडरूम से बाहर निकलती है। रिया को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे बाथरोब में अयान के सामने आ गई। रिया गेट के पास जाती है और धीरे आवाज़ में अयान से कहती है, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा दरवाजे के बाहर एना है, इसलिए मैं बिना चेंज करे दरवाज़ा खोलने के लिए आ गई। रिया की आवाज़ सुन के अयान शॉक से बाहर आता है। इतनी ही देर में डोर बेल बजती है। अयान जो दरवाजे के पास ही खड़ा था वह दरवाज़ा खोलता है। बाहर से एना और आमिर अपने हाथों में बहुत सारा खाने का सामान लेकर अंदर आते हैं। अंदर आकर एना और आमिर खाने का सारा सामान डाइनिंग टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ जाते हैं। रिया डाइनिंग टेबल पर जाकर खाना अनपैक करने लगती है। रिया को खाना देखकर इतनी ज़्यादा भूख लगने लग जाती है कि वह सब कुछ भूल जाती है। थोड़ी देर पहले अयान और उसके बीच में कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अयान अभी भी दरवाजे के पास ही खड़े होकर रिया को देख रहा है। उसी वक्त आमिर की नज़र अयान पर पड़ती है। फिर वह अयान को आवाज़ देता है, दरवाजे के पास बुत बनकर क्यों खड़ा है, इधर आ। फिर अयान सोफे पर आकर आमिर के पास बैठ जाता है। एना रिया से कहती है, तुम्हें पता है सारा सामान खरीद कर मैं घर आ गई थी और मुझे लिफ्ट में ये दोनों मिल गए, पर घर के बाहर पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि मैं तेरा सैंडविच तो भूल ही गई। एना आमिर की तरफ इशारा करते हुए रिया से कहती है, फिर हम दोनों अयान को दरवाजे पर छोड़कर वापस तेरा ये सैंडविच लेने गए थे। मुझे पता था अगर मैं तेरा ये सैंडविच नहीं लाती ना तो मुझे कच्चा चबा जाती। सैंडविच का नाम सुनकर रिया को और तेज भूख लगने लगती है। रिया जल्दी से खाना टेबल पर जमा कर सबको खाने के लिए बुला लेती है।
सभी डाइनिंग टेबल पर आकर चेयर पर बैठ जाते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं। रिया, आमिर और एना के बीच बैठी थी। तीनों खाना खाते खाते बहुत सारी बातें कर रहे थे, पर अयान चुपचाप बैठकर खाना खाते खाते रिया को देख रहा है। खाना खाने के बाद अयान और आमिर अपने घर चले जाते हैं। जाने से पहले आमिर रिया और एना को पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। 2 दिन बाद आमिर का बर्थडे है, इसलिए उसने घर पर अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखी है। अयान अपने घर पर आकर बेडरूम में चला जाता है और शावर लेकर सोने के लिए बेड पर चला जाता है। बेड पर लेटकर अयान अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आती। आंखें बंद करते ही उसे रिया का ख्याल आने लगता है कि कैसे दरवाजे खुलते ही रिया अचानक उसे वहां देखकर चीखने लग गई। अयान खुद से बोलता है, उसकी शक्ल देखने लायक थी। यह सब याद करके अयान के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर कुछ देर बाद अयान को नींद आ जाती है। CH-15 आमिर की बर्थडे पार्टी। 2 दिन बाद आमिर के घर पर एना और रिया दोनों गिफ्ट लेकर पहुंचते हैं। एना ने एक ब्लू कलर की पार्टी वेयर ड्रेस पहनी है, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। रिया ने एक वाइट कलर का गाउन पहना है जो उसके घुटनों तक आ रहा है, जिसमें वह एक गुड़िया की तरह लग रही है। पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिया के लंबे ब्राउन कलर के बाल लग रहे हैं। पार्टी में जाते ही रिया ने सबकी अटेंशन अपनी तरफ कर ली। लड़के हो या लड़की, सबकी नज़रें रिया पर आकर रुक सी गई थी। ऐसा नहीं था कि पार्टी में उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की और कोई नहीं थी। रिया ने ज़्यादा मेकअप नहीं कर रखा है, उसने सिर्फ एक मेहरून रेड कलर की लिपस्टिक, काजल और मस्कारा लगा रखा है। पूरी पार्टी में एक रिया ही थी जिसने ना के बराबर मेकअप कर रखा है। पार्टी में बाकी सारी लड़कियों ने कॉफ़ी मेकअप लगा रखा है। रिया की सिंपलिसिटी और नेचुरल ब्यूटी उसे सबसे अलग और अट्रैक्टिव बना रही है। पार्टी के सभी लोगों के बीच में खड़ा होकर अयान भी रिया को निहार रहा है। एक बार के लिए तो अयान भी रिया को देखकर अपने होश खो बैठा। अयान मन में रिया के लिए बोलता है, ये कितनी प्रिटी लग रही है, एकदम गुड़िया की तरह। कुछ देर बाद आमिर तैयार होकर अपने बेडरूम से बाहर निकलता है। ब्लैक कलर की शर्ट और वाइट कलर की पेंट में वो काफ़ी डैशिंग लग रहा है। आमिर अयान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अयान ने ब्लू कलर की जीन्स और ब्लैक शर्ट पहनी है, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा है। धीरे धीरे सभी दोस्त आमिर को बर्थडे विश करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एना और रिया भी आमिर को विश करने के लिए जाती है। एना और रिया दोनों आमिर को गले लगकर हैप्पी बर्थडे विश करती हैं और उसके हाथों में गिफ्ट पकड़ा देती हैं। आमिर दोनों को थैंक्स कहता है। फिर अयान और आमिर एक एक करके अपने सभी दोस्तों से एना और रिया को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बातों बातों में रात के 12 बजे बज जाते हैं और आमिर केक कट करता है। सबसे पहले आमिर अयान को और अयान आमिर को केक खिलाता है। फिर आमिर एना को केक खिलाता है, उसके बाद बाकी सबको। केक कटिंग के बाद पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी में एना और रिया की आमिर और अयान के दोस्तों से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। पार्टी में सब लोग एक दूसरे के साथ डांस और खूब मस्ती मजाक कर रहे हैं। आमिर मजाक में रिया से फ्लर्टिंग करते हुए बोलता है, पार्टी में सारे लड़के तुम्हें घूर है, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ये सब देख लिया ना तो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। एना जो रिया के सामने बैठी है वो जोर जोर से हंसते हुई बोलती है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम इसकी चिंता मत करो। अयान जो आमिर के पास ही बैठा था एना की बात सुनकर हैरानी से रिया को देखता है। आमिर चौंकते हुए रिया की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? फिर एना आमिर से कहती है, हाँ, इस पर तो दिन रात सर्जन बनने का भूत सवार है, इसके पास बॉयफ्रेंड बनाने का टाइम नहीं है। एना की बातें सुनकर वहां बैठे सभी दोस्त रिया की तरफ देखने लगते हैं। फिर सभी लड़के मन में सोचते हैं कि यह कितनी प्यारी और खूबसूरत है, फिर यह सिंगल क्यों है। रात के 2 बजे पार्टी खत्म होती है। सबके जाने के बाद अयान और आमिर दोनों रिया और एना को उनके फ्लैट में छोड़ने जाते हैं। पार्टी में एना ने थोड़ी सी ज़्यादा शराब पी ली थी, जिसके कारण उससे ठीक से चला नहीं जा रहा था। आमिर एना को गोद में उठाकर ले जाता है। पीछे पीछे रिया और अयान चल रहे हैं। कुछ ही देर में वह चारों एना और रिया के फ्लैट के बाहर पहुंच जाते हैं। आमिर एना को गोद से नीचे उतारता है। रिया चाबी से दरवाज़ा खोलती है। फिर एना और रिया दोनों से बाय बोलकर घर में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। अयान और आमिर भी वापस फ्लैट में आ जाते हैं। आज अयान आमिर के साथ उसके घर पर रुकने वाला है। फ्लैट के अंदर आकर अयान और आमिर खूब शराब पीते हैं। फिर आमिर के बेडरूम में जाकर दोनों बेड पर लेट जाते हैं। आमिर अयान से कहता है, एना के साथ डांस करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है बहुत पहले से मैं एना को लाइक करता हूं, पर मुझे उसे अपनी फीलिंग बताने से डर लगता है। आमिर की बातें सुनकर अयान की आंखों के सामने रिया का चेहरा घूमने लगता है। फिर अयान आमिर से कहता है, पता नहीं क्यों जब रिया मेरे आसपास होती है तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते करते सो जाते हैं। एक ही बिल्डिंग में साथ रहने के कारण चारों रोज एक दूसरे से मिलते हैं। अयान ज्यादातर आमिर के घर पर ही रहता है। चारों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताने लग गए। अक्सर चारों एक साथ घूमने जाते हैं, पब में जाते हैं, पार्टी करते हैं। 7 महीने बीत गए। धीरे धीरे आमिर और एना एक दूसरे के करीब आ गए। अब दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं रही, दूसरी तरफ अयान के दिल में भी रिया के लिए फीलिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
1 महीने बाद रिया का बर्थडे आने वाला है। अयान ने डिसाइड किया कि वो उसी दिन अपने दिल की सारी फीलिंग रिया को बताएगा। दूसरी तरफ रिया अपने बर्थडे के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। वो अपनी फैमिली से दूर रहकर यहाँ अमेरिका में मेडिकल कोर्स कर रही है। बिना फैमिली के रिया को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता। CH16 डायमंड ब्रेसलेट देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। रात के 12 बजे के बाद रिया का बर्थडे शुरू हो जाएगा। एना, अयान और आमिर तीनों ने रिया के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। तीनों पिछले 4 दिन से रिया की सरप्राइज बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पार्टी आमिर के घर पर होने वाली है ताकि रिया को बर्थडे पार्टी के बारे में कुछ भी पता ना चले। फिलहाल दिन के 3 बजे बज रहे हैं। तीनों सुबह से आमिर के घर को पार्टी के लिए डेकोरेट कर रहे हैं। डेकोरेशन का काम खत्म करने के बाद एना रिया का बर्थडे केक लेने चली जाती है। अयान और आमिर भी रिया के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए निकल जाते हैं। अयान और आमिर एक ज्वेलरी शॉप के अंदर जाते हैं। शॉपकीपर अयान को एक ज्वेलरी बॉक्स देता है। अयान उस बॉक्स को खोलकर देखता है। बॉक्स के अंदर डायमंड ब्रेसलेट है। अयान उस ब्रेसलेट को देखकर काफ़ी खुश होता है। उसने जितना सोचा था ये ब्रेसलेट उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बना है। 13 दिन पहले अयान इस शॉप पर आया था रिया के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने। शॉपकीपर ने उसे बहुत सारी ज्वेलरी दिखाई पर अयान को रिया के लिए कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर शॉपकीपर ने अयान को कुछ लेटेस्ट और यूनिक ज्वेलरी की डिज़ाइन दिखाए। बहुत सारी ज्वेलरी की डिज़ाइन देखने के बाद अयान को एक ब्रेसलेट की डिज़ाइन बहुत पसंद आई थी। उसने रिया के बर्थडे के लिए इस ब्रेसलेट की डिज़ाइन को फाइनल किया। आमिर भी रिया के बर्थडे लिए कुछ ज्वेलरी देखने लगता है। उसे एक नेकलेस एना के लिए पसंद आता है। आमिर उस नेकलेस को खरीद लेता है। फिर आमिर रिया के बर्थडे के लिए ईयररिंग पसंद करता है। ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलकर अयान और आमिर शाम की पार्टी में पहनने के लिए नए कपड़े और शूज खरीदने के लिए मॉल चले जाते हैं। शाम के 7 बजे तक अयान और आमिर घर पर आ जाते हैं। दोनों के हाथों में बहुत सारी शॉपिंग बैग हैं। आज दोनों ने खूब शॉपिंग किया। घर पर आकर दोनों जल्दी से रेडी होने के लिए चले जाते हैं। एना भी रेडी होकर आमिर के घर पर आ जाती है। एना रिया को कॉल करती है। रिया कॉल रिसीव करके हेलो बोलती है। एना, कब तक आएगी तू? रिया, हॉस्पिटल में थोड़ा सा काम और बचा है, उसके बाद मैं घर के लिए निकल जाऊंगी। एना, जल्दी आ, मैं घर पर अकेले बोर हो रही हूँ। रिया, ठीक है, आज मैं जल्दी घर पर आ जाऊंगी। बाय कहकर रिया ने कॉल कट कर दिया। रात के 10 बजे बज जाते हैं। धीरे धीरे सभी गेस्ट पार्टी में आने शुरू हो जाता है। अयान ने डार्क ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने हैं जिसमें वो बहुत हैंडसम और डैशिंग लग रहा है। घंटे भर में पार्टी शुरू हो जाती है और सभी बर्थडे गर्ल का इंतजार करने लगते हैं। एना रिया को कॉल करती है। बहुत बार कॉल करने के बाद भी रिया कॉल रिसीव नहीं करती है। कुछ देर बाद रिया एना को मैसेज करती है, अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ, रास्ते में हूँ, जल्द ही घर पहुँच जाऊंगी। 25 मिनट बाद अयान और आमिर रिया को लेने के लिए उसके फ्लैट पर जाते हैं। घर का दरवाज़ा लॉक था। रिया अभी तक घर पर नहीं आई है। अयान रिया को कॉल लगाता है। रिया कॉल रिसीव नहीं करती। फिर दोनों घर के बाहर खड़े होकर रिया के आने का वेट करने लगते हैं। आमिर अयान से कहता है, तो रिया को कब प्रपोज करेगा? अयान जवाब देता है, पार्टी खत्म होने के बाद, जब सब चले जाएंगे। उसके बाद आमिर बोलता है, ठीक है, पार्टी खत्म होने के बाद मैं ऐना को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाऊंगा। फिर तुम दोनों घर पर अकेले रहोगे। रिया को प्रपोज करने के लिए तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। अयान आमिर को मुस्कुराकर ओके कहता है। आमिर अयान को छेड़ते हुए बोलता है, अच्छे से प्रपोज करना रिया को, अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया ना तो मेरी इतने टाइम की मेहनत वेस्ट जाएगी। अयान आमिर को घूरने लगता है। फिर बोलता है, तुमने कौन सी मेहनत की है वैसे? आमिर जवाब देता है, तेरे दिल में रिया के लिए जो फीलिंग है, मैंने उसकी भनक आज तक किसी को पढ़ने नहीं दी। आमिर आगे कहता है, तुम्हें पता है ये सब एना से छुपाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अयान मुंह बनाते हुए आमिर से बोलता है, अच्छा, सच में? इतनी देर में आमिर के फ़ोन पर एना का कॉल आता है। आमिर कॉल रिसीव करके हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से एना बोलती है, कितनी देर हो गई है, कहाँ हो तुम सब, अभी तक रिया को लेकर आए क्यों नहीं? आमिर जवाब देता है, हम तुम्हारे घर के बाहर ही खड़े हैं, रिया अब तक आई नहीं है। एना कहती है, कहाँ रह गई है रिया? फिर आमिर एना से कहता है, हम उसे लेने हॉस्पिटल जा रहे हैं। एना ओके कहकर कॉल कट कर देती है। अयान कार लेने के लिए पार्किंग एरिया में आता है। उसे रिया की कार दिखती है। अयान रिया की कार के पास जाने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद अयान के पैर रुक जाते हैं। अयान के सामने कार के पास रिया खड़ी है। रिया के साथ में एक और आदमी है जो अपने घुटनों पर बैठा है और उसके हाथों में एक रिंग है। देखकर साफ पता चल रहा है कि वो आदमी रिया को प्रपोज कर रहा है। रिया भी उस आदमी को देखकर मुस्कुराकर कुछ बोल रही है। अयान को उन दोनों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अपनी आंखों के सामने यह नज़ारा देखकर अयान के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। उसे बहुत घबराहट महसूस होने लगती है। उसके सर से पसीना निकल रहा है। CH17 अयान का दिल टूटा। अयान के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। इतनी देर में पीछे से आमिर उसको पकड़ लेता है। आमिर कुछ सेकंड पहले ही वहां आया था। अपनी आंखों के सामने रिया और उस आदमी को ऐसे देखकर एक बार के लिए तो आमिर भी शॉक हो गया था।
आमिर ने अयान को संभाला और जल्दी से उसे लेकर वहां से बाहर चला गया। गार्डन में जाकर अयान गहरी गहरी सांसें लेने लग गया। अचानक से अयान ने पास में पड़ा गमला उठाकर जमीन पर फेंक दिया। आमिर अयान को संभालने की कोशिश कर रहा है पर अयान कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा। अयान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आमिर उसे गले लगाकर चुप कराने की कोशिश करता है पर अयान आमिर को धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। आमिर उसके पीछे जाने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद आमिर वहीं रुक जाता है और खुद से कहता है अभी उसे अकेले रहने की जरूरत है, मुझे उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। आमिर अच्छे से जानता है कि उसका दोस्त इतना कमजोर नहीं है कि दिल टूटने पर अपने साथ कुछ गलत करे। आमिर वापस अपने फ्लैट में आता है। अंदर आकर आमिर सबसे माफी मांगता है, फिर सबसे कहता है सॉरी गाइस, अब यहाँ कोई पार्टी नहीं होने वाली। धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब फ्लैट में ऐना और आमिर रह गए हैं। आमिर का उतरा हुआ चेहरा देखकर ऐना उससे बोलती है क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो, और तुमने पार्टी भी कैंसिल कर दी। रिया नहीं मिली तुम्हें, अयान भी नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? एकदम से आमिर ऐना के जोर से हग कर लेता है। फिर ऐना उसकी आंखों में देखकर बोलती है तुम्हें आज से पहले मैंने तुम्हें इतने तकलीफ में कभी नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझे बताओ। आमिर ऐना को अयान की फीलिंग के बारे में सब कुछ बता देता है, साथ में कुछ देर पहले पार्किंग एरिया में जो हुआ वह भी। सब कुछ बताते बताते आमिर की आंखों में भी आंसू आ गए। आमिर का कोई भाई नहीं था, वह अयान को ही अपना भाई मानता है। आमिर को अयान की बहुत चिंता हो रही है। ऐना आमिर के आंसू पोंछकर उसे चुप करवाती है। दूसरी तरफ अयान कैब लेकर घर पर आ जाता है। फिर वह अपने बेडरूम में जाकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है। अयान की आंखें गुस्से से लाल दिख रही है। फिर वह अपने सर को दीवार से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। पार्किंग एरिया वाला नज़ारा अयान के आंखों के सामने घूमने लगता है। अयान एकदम से अपनी आंखें खोलता है और अपनी जेब से वो ब्रेसलेट निकालता है। वो उस ब्रेसलेट को दूसरी तरफ कमरे से बाहर फेंक देता है। फिर जोर जोर से रोने लगता है। सुबह होते ही अयान इमरजेंसी फ्लाइट लेकर दुबई चला जाता है। फिर वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। अयान ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह अचानक से रिया उसके सामने आ जाएगी। प्रेजेंट में अयान अपनी आंखें खोलता है। अपना और रिया का पास्ट याद करके अयान के सीने में दर्द उठने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोफे से उठकर अयान कबर्ड के पास जाता है और कबर्ड से एक बॉक्स निकालता है। बॉक्स खोलकर अंदर से एक ब्रेसलेट निकालता है। यह वही ब्रेसलेट है जिसे उसने रिया के बर्थडे के लिए लिया था। अयान ने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की पर वह रिया को भूल नहीं पाया। आज भी जब वह अपने आप को अकेला महसूस करता है तो उसे रिया की बहुत याद आती है। अयान ब्रेसलेट को हाथों में लेकर खुद से बोलता है जल्द ही मैं तुम्हें रिया इस दलदल से बाहर निकाल लूंगा। अयान उस ब्रेसलेट को वापस कबर्ड में रखकर खिड़की के पास जाता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह रियाज को कॉल लगाता है। कुछ रिंग जाने के बाद रियाज कॉल रिसीव करके हम कहता है अयान मुझे तुमसे मिलना है रियाज, अभी मैं बिजी हूँ, हम कल ऑफिस में मिलेंगे। अयान नहीं, मुझे अभी मिलना है रियाज। ठीक है, क्लब आ जाओ। रियाज कॉल कट कर देता है। अयान क्लब के लिए निकल जाता है। 45 मिनट ड्राइव करने के बाद अयान की कार क्लब के बाहर रुकती है। अयान जल्दी से कार से बाहर निकलता है और कार की चाबी सिक्योरिटी गार्ड को देकर क्लब के अंदर चला जाता है। क्लब के अंदर रियाज अपने सभी पार्टनर के साथ बैठा है। उनके बीच एक इम्पॉर्टेंट डील को लेकर डिस्कशन चल रहा है। रियाज अयान को अंदर आते हुए देखता है तो वह उसे अपने पास बुला लेता है। अयान रियाज के पास जाकर बैठ जाता है। लगभग 25 मिनट के बाद उनकी मीटिंग खत्म होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद रियाज अयान से पूछता है बोलो क्या काम है तुम्हें। फिर अयान रियाज से कहता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम कहीं और जाकर बात करते हैं। दोनों दूसरे रूम में चले जाते हैं। अंदर जाकर रियाज सोफे पर बैठ जाता है और सिगरेट का पैकेट में से एक सिगरेट निकालता है। फिर उसे जलाकर स्मोकिंग करने लग जाता है। अयान रियाज के साइड में जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। रियाज अयान से कहता है बोलो क्या काम है तुम्हें। अयान थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है तुम रिया को जाने दो। फिर रियाज कंफ्यूज होते हुए पूछता है कौन रिया। अयान रियाज से कहता है जिसे मैं पिछली रात को हॉस्पिटल से अपने घर ले गया था। उसके बाद रियाज बोलता है रजा, वो लड़की। अयान कहता है हाँ वही, तुम उसे जाने दो। अयान रियाज से रजा को छोड़ने की जिद करने लगता है। रियाज उसकी बात मानने के लिए साफ मना कर देता है। CH-18 अयन और रियाज की लड़ाई। रियाज अयान से कहता है तुम इन सब के बीच में मत पड़ो। इतना बोलकर रियाज कमरे से बाहर जाने के लिए सोफे से खड़ा होता है। अयान बोलता है कितने में खरीदा है तुमने उसे, मैं वो कीमत चुका दूंगा। रियाज थोड़ा मुस्कुराने के बाद बोलता है अब तुम अपने भाई को कीमत चुकाओगे। रियाज बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है। अयान पीछे से रियाज से कहता है अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अयान की बात सुनकर रियाज के कदम रुक जाते हैं और वह गुस्से से अयान की तरफ मुड़कर देखता है। फिर अयान की आंखों में आंखें डालकर कहता है तू उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझसे बगावत कर रहा है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवे को खिला दूंगा।
रियाज गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही अयान को रियाज के गुस्से का एहसास होता है तो वह रियाज को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। पार्किंग एरिया में पहुंचकर अयान पीछे से रियाज के शोल्डर को पकड़ लेता है। फिर उसके आगे आकर अयान रियाज से बोलता है, तू मुझे गलत समझ रहा है। रियाज अयान की बात काटते हुए बोलता है, तू उस लड़की के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है। अयान कहता है, ऐसी बात नहीं है। रियाज अयान की बात को नज़रअंदाज करके कार का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। पीछे से अयान रियाज का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है, तूने उसे ध्यान से देखा है, वो इस तरह की लड़की नहीं है। रियाज अयान से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, मैंने उसे खरीदा है, मैं जो चाहूँगा वो उसे करना पड़ेगा। अयान कहता है, जबरदस्ती करेगा तो वह खुद को मार डालेगी। अब रियाज अयान से आगे बात नहीं करना चाहता। वह जल्दी से कार में बैठकर ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का इशारा देता है। कुछ ही सेकंड में कार अयान की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। अयान गुस्से में आकर अपने पास में खड़ी कार को जोर से लात मारता है। फिर मोबाइल निकालकर रियाज को कॉल लगाता है। कार में रियाज अपने मोबाइल पर अयान का नंबर देखता है तो वह गुस्से में कॉल कट करके अयान का फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देता है। रियाज के दिमाग में अयान की बातें घूम रही है। आज तक अयान ने रियाज से ऐसे बात नहीं की है। रियाज अच्छे से जानता है अयान को लड़कियों के साथ सोने में या कुछ भी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रियाज रोमा को कॉल लगाता है। कॉल रिसीव होते ही रियाज गुस्से भरी आवाज़ में बोलता है, वो लड़की कहाँ है? रोमा जवाब देती है, रजा मैम सो रही है। रियाज रोमा को रजा को जगाने के लिए कहता है। रोमा थोड़ा डरते हुए बोलती है, थोड़ी देर पहले वह मेडिसिन लेकर सोई है, वह गहरी नींद में है, डॉक्टरों ने उन्हें ठीक से आराम करने के लिए कहा है। रियाज को डॉक्टर की बात याद आ जाती है। फिर वह सख्त आवाज़ में कहता है, ठीक है, जब उसकी हालत ठीक हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। रोमा ओके कहती है। रियाज कॉल कट कर देता है। 3 दिन बाद रियाज होटल के कमरे के अंदर आता है और बेड के पास जाकर रजा को बड़ी बड़ी आंखों से गुस्से में घूरने लगता है। रजा बेड पर सोई हुई है। कुछ मिनट बाद रियाज बेड के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ जाता है। फिर पैकेट के अंदर से एक सिगरेट निकालकर जलाता है। स्मोकिंग करते करते रियाज अयान के बारे में सोचने लग जाता है। अयान पिछले 3 दिनों से ऑफिस नहीं आया है। 2 दिन पहले अयान ने ऑफिस में रेजिग्नेशन ईमेल कर दिया। रियाज के कहने पर इमरान ने अयान को कॉल किया और ऑफिस आने के लिए कहा। अयान ने इमरान से सवाल किया, क्या रियाज भाई ने रजा को छोड़ दिया? इमरान के कोई जवाब ना देने पर अयान ने गुस्से में कॉल कट कर दिया। पिछले 2 दिन से इमरान अयान को बार बार कॉल और मैसेज कर रहा है, पर अयान ने उसका एक भी कॉल नहीं उठाया और ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई दिया। होटल के कमरे से रियाज अयान को कॉल लगाता है। पहली बार में अयान कॉल रिसीव नहीं करता। रियाज फिर से अयान को कॉल लगाता है। इस बार अयान कॉल रिसीव कर लेता है। कॉल रिसीव होने के बाद रियाज सख्त आवाज़ में कहता है, 3 दिन हो गए तो ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है? अयान कहता है, मैंने ऑफिस में रेजिग्नेशन ईमेल कर दिया है। रियाज गुस्से से कहता है, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है, जल्दी से ऑफिस पहुंचो, क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अयान कहता है, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जो तेरी मर्जी से चलूं। रियाज कहता है, तू उसके रजा लिए मेरे खिलाफ जा रहा है। अयान कहता है, मैंने प्रॉमिस किया है खुद से कि मैं उसको इन सब से आज़ाद करा के ही रहूंगा। कुछ सेकंड रुकने के बाद रियाज कहता है, 2 दिन पहले वह भाग गई है यहाँ से। अयान शॉकिंग रिएक्शन के साथ बोलता है, क्या? कैसे? तू झूठ तो नहीं बोल रहा? अयान बड़बड़ाते हुए बोलता है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये कैसे हो सकता है? अयान की बात सुनकर रियाज बोलता है, तुझे यकीन करना है तो कर, वरना मत कर। इससे पहले अयान आगे कोई सवाल करता रियाज कॉल कट कर देता है। अयान का कॉल कट करने के बाद रियाज इमरान को कॉल करता है और उसे सब कुछ समझा देता है ताकि आगे जाकर अयान के दिमाग में रजा को लेकर कोई शक पैदा ना हो। CH-19 बुरा सपना। इमरान रियाज को ऑफिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फाइल सेंड करता है। रियाज लैपटॉप खोलकर उन फाइल को पढ़ने में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ रजा अभी भी बेड पर सो रही है। नींद में उसके चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ जाती है। वह एक सपना देख रही है जिसमें एक छोटी सी बच्ची है जो अपने डैड और कुछ बच्चों के साथ अपने घर के गार्डन में खेल रही है। एक लेडी गार्डन में टेबल के पास चेयर लगाकर बैठी है और मैगजीन पढ़ रही है। वह छोटी सी बच्ची उस लेडी के पास जाती है और अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोलती है, मॉम चलो ना, मेरे साथ खेलो। फिर वह लेडी बोलती है, नहीं रिया, अभी मेरा मन नहीं है, तुम अपने डैड के साथ खेलो। वह छोटी बच्ची रिया है और वो लेडी उसकी मॉम। रिया अपनी मॉम से उसके साथ खेलने के लिए जिद करने लगती है। रिया का मायूस चेहरा देखकर उसकी मॉम उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह दोनों सबके साथ खेलने चले जाते हैं। कुछ देर खेलने के बाद रिया की मॉम रिया के फोरहेड पर किस करके उससे कहती है, बहुत हो गया, अब मैं अंदर किचन में जा रही हूँ, तुम्हारे लिए सैंडविच बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वह घर के अंदर चली जाती है। पीछे पीछे रिया के डैड भी घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद रिया अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लग जाती है।
थोड़ी देर बाद घर के अंदर से ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है और घर के अंदर आग लग जाती है। धीरे धीरे वो आग फैलकर बाहर तक आ जाती है। रिया के दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, आग आग आग, आग लग गई। ये सब देखकर रिया बहुत डर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। रिया रोते हुए अपने मॉम डैड को पुकार रही है। रिया अपने मॉम डैड को बचाने के लिए घर के अंदर जाने लगती है। उसी वक्त पीछे से उसका दोस्त रोहन उसे पकड़कर रोक लेता है। रिया उससे हाथ छुड़ाकर अंदर जाने की कोशिश कर रही है। रोहन बोलता है, नहीं रिया, नहीं, अंदर आग लगी है, जल जाओगी। उसी वक्त रजा की नींद खुल जाती है और वह बेड पर बैठ जाती है। घबराहट के कारण उसके माथे पर बहुत सारा पसीना आ जाता है। वह गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। जल्दी से रजा बेड पर से उतरती है और बालकनी में चली जाती है। रजा का ध्यान रियाज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया। रजा को बालकनी में जाता देखकर रियाज अपने लैपटॉप के अंदर फिर से बिजी हो गया। कमरे से बाहर आकर खुली हवा में रजा को अच्छा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे रजा फिर से नॉर्मल होने लगती है। रजा बालकनी में एक कोने में जाकर दीवार के सहारे नीचे जमीन पर चुपचाप बैठ जाती है और अपना सिर दीवार से टिकाकर आंखें बंद कर लेती है। रजा की आंखों के सामने एक बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी औरत का चेहरा आ जाता है। वह दोनों आदमी और औरत रजा से पूछते हैं, कब आएगी तू, कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। उन दोनों का मायूस चेहरा देखकर रजा रोते हुए जवाब देती है, जल्दी आऊंगी। रजा आंखें खोलकर अपने आसपास देखती है, फिर वह अपने आंसू पोंछ लेती है और खुद से प्रॉमिस करती है, मैं जल्द ही यहाँ से निकलकर आप दोनों के पास आऊंगी। अंदर कमरे में रियाज लैपटॉप पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है। रियाज के मोबाइल पर सोहेल का मैसेज आता है। रियाज मैसेज ओपन करके पढ़ने लगता है, डैनियल की कंपनी टेक ओवर कर ली है, हम जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे। रियाज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। मैसेज पढ़ने के बाद रियाज का मूड अच्छा हो जाता है और वह अपना सारा गुस्सा भूल जाता है। रियाज मोबाइल को सोफे के ऊपर एक कोने में पटक देता है और लैपटॉप बंद करके टेबल पर रख देता है। फिर वह सोफे से खड़ा होकर बालकनी की तरफ जाने लगता है। रियाज बालकनी में रजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और रजा को घूरने लगता है। रजा ने नेवी ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है। रियाज की नज़रें राजा की खूबसूरत लंबी टांगों पर जाकर रुक गई। जमीन पर किसी की परछाई देखकर रजा अपना सिर ऊपर करके सामने देखती है। रियाज उसे हवस भरी नज़रों से देख रहा है। रियाज रजा को शोल्डर से पकड़कर खड़ा करता है और कमरे के अंदर ले जाता है। अंदर ले जाकर रियाज रजा को दीवार से सटाकर उल्टा खड़ा कर देता है। फिर वह रजा की ड्रेस की चैन खोलने लगता है। रजा अपनी पूरी ताकत लगाकर रियाज को धक्का देती है, जिससे रियाज कुछ कदम पीछे चला जाता है। रजा जल्दी से रियाज से दूर हट जाती है। रजा डाइनिंग टेबल के पास जाकर फ्रूट बकेट से एक धारदार चाकू उठा लेती है और रियाज को डराने लगती है। रियाज उसकी यह हरकत देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, फिर हंसते हुए सोफे पर जाकर बैठ जाता है। रजा गुस्से से रियाज को चाकू दिखाते हुए बोलती है, हंसना बंद करो और कमरे की चाबी दो मुझे। रियाज जोर जोर से हंसते हुए रजा की तरफ देखता है। फिर अपनी जेब से चाबी निकालकर रजा की तरफ फेंककर बोलता है, यहाँ से भागना चाहती हो, ठीक है, भाग सकती हो तो भाग लो। रजा जमीन से चाबी उठाती है और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। रियाज अभी भी सोफे पर बैठकर रजा की बेवकूफ़ी पर जोर जोर से हंस रहा है। कुछ मिनट बाद दो बॉडीगार्ड रजा को जबरदस्ती पकड़कर कमरे के अंदर लाते हैं। रजा उन दोनों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। दोनों बॉडीगार्ड रजा को कमरे के अंदर छोड़कर जल्दी से बाहर चले जाते हैं। CH-20 रजा का प्लान। रियाज हंसते हुए रजा की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, भाग नहीं पाए, तुम्हें क्या लगता है यहाँ से भागना इतना आसान है। रियाज अपनी हंसी रोककर रजा से कहता है, इधर आओ। रजा रियाज के बात नहीं मानती है। वह अपनी जगह पर चुपचाप खड़े होकर गुस्से से रियाज को देखने लगती है। काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी जब रजा रियाज के पास नहीं आती है तो रियाज उसे आंखें दिखाकर सख्त आवाज़ में कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी, मैंने कहा इधर आओ। रजा रियाज की बातों को नज़रअंदाज करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। रजा की यह हरकत देखकर रियाज थोड़ा गुस्से से बोलता है, जो बॉडीगार्ड तुम्हें बाहर से अंदर ला सकते हैं वो तुम्हें वहां से यहाँ मेरे पास भी ला सकते हैं। रियाज की बात सुनकर रजा उसको आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लग जाती है। रियाज अपनी उंगलियों से इशारा करके रजा को अपने पास बुलाता है। रजा धीरे धीरे रियाज के पास जाने लगती है। जैसे ही रजा रियाज के पास पहुंचती है, रियाज जल्दी से उसका हाथ पकड़कर झटके से अपनी गोद में बैठा रहता है। रजा रियाज की गोद से उठने की नाकाम कोशिश करने लगती है। रियाज अपने एक हाथ से रजा का चेहरा पकड़कर अपने आंखों के सामने लाता है। एविल स्माइल के साथ रियाज बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम एक छोटे से मामूली चाकू से मुझे डरा दोगी और यहाँ से भाग जाओगी। इस होटल में 400 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड है जो 24/7 आवर्स मेरे इस होटल में रहते हैं। रियाज अपने कोट के अंदर से एक गन निकालकर रजा के फोरहेड पर रखकर बोलता है, बिना मेरी मर्जी के यहाँ से भागना तो दूर की बात है, तुम सांस भी नहीं ले सकती। रियाज के हाथ में गन देखकर रजा घबरा जाती है।
रजा को घबराता हुआ देखकर रियाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह गन को रजा के सिर से हटा देता है, फिर उस गन पास वाली टेबल की ड्रॉर में रखकर ड्रॉर लॉक कर देता है। वह राजा के लिप्स पर किस करता है। कमरे में दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आती है। रियाज राजा को अपनी गोद से उतार कर सोफे पर बैठा देता है, फिर वह सोफे से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजा खुलने के बाद एक सर्वेंट अपने हाथों में शराब की बोतल और गिलास लेकर अंदर आता है। कुछ ही मिनट के अंदर सर्वेंट शराब टेबल पर रखकर जल्दी से बाहर चला जाता है। रियाज वापस सोफे पर आकर बैठ जाता है। रियाज शराब की बोतल खोलकर शराब गिलास में डालता है, फिर ड्रिंक करने लग जाता है। ड्रिंक करते करते रियाज रजा के शरीर को घूरने लग जाता है। रजा चुपचाप सोफे पर बैठी है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लगातार दरवाजे की ओर देख रही है। उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि वो कुछ सोच रही है। उसी वक्त रियाज अपना एक हाथ रजा के चेहरे के सामने ले जाकर चुटकी बजाकर उसे ख्यालों से बाहर निकालता है। रियाज मुस्कुराकर रजा से कहता है, अब कौन सा नया प्लान बना रही हो यहाँ से भागने का। रजा को इस बात का एहसास हो चुका है कि वह बिना रियाज की मर्जी के यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। रजा रियाज की तरफ देखती है और बोलती है, कितने में खरीदा है तुमने मुझे, मैं सारे पैसे चुका दूंगी, मुझे यहाँ से जाने दो। रियाज शराब का गिलास टेबल पर रखता है, फिर रजा के करीब जाकर बोलता है, तुम अपनी दोनों किडनी भी बेच दोगी तब भी कीमत नहीं चुका सकती। रियाज की बात सुनकर रजा के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ जाती है। रियाज रजा के करीब जाता है और अपने लिप्स को उसके लिप्स के ऊपर रखकर डीप किस करने लग जाता है। रियाज रजा की ड्रेस की चैन खोल देता है, एक एक करके रजा की ड्रेस, ब्रा, पैंटी सब कुछ उतारकर जमीन पर फेंक देता है। फिर रजा का हाथ पकड़कर बेड की तरफ ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। फिर रियाज अपने कपड़े उतारकर बेड पर रजा के ऊपर आ जाता है। दोनों के बीच सेक्सुअल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। 3 घंटे बाद रियाज रजा के शरीर को छोड़ता है। इस बार रियाज को रजा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। रजा अपनी मर्जी से बेड पर रियाज की हर बात मान रही थी। रियाज बेड से उतरकर अपने आप को साफ करने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। 10 मिनट बाद रियाज बाथरूम से बाहर निकलता है, फिर सामने टेबल के पास रजा को देखता है। रजा ने हाथों में गन पकड़ी हुई है। कदमों की आवाज़ सुनकर रजा रियाज की तरफ देखती है। रियाज बेड पर आराम से बैठ जाता है, फिर डेविल इस्माइल के साथ कहता है, अब तुम मुझे मारकर यहाँ से भागना चाहती हो। रजा एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ रियाज से कहती है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझे यहाँ से जाने देंगे। रियाज सिगरेट जलाकर स्मोक करते हुए रजा से कहता है, तो तुम इस गन से खुद को शूट करने वाली हो, चलो ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहती हो तो मर जाओ। फिर रजा कहती है, मेरे मरने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। रियाज हैरानी से रजा को देखने लगता है। रजा सोफे पर पॉज लेकर बैठती है, फिर रियाज से बोलती है, तुम कब तक मेरे शरीर से खेलोगे, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, 3 साल, एक दिन मुझसे बोर हो जाओगे। उसके बाद रजा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, चलो हम एक डील करते हैं, सब्सक्राइब रिहान VIP स्टोरीज चैनल।